हाँ, जैसा कि मैं कह रहा था कि आज हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन। ठीक है। अपवर्तन हम आज शुरू करने वाले हैं और सेकंड हाफ बोलो इसको हम, तो इसको हम तीन चैप्टर को, तीन रे ऑप्टिक्स को हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो रिफ्लेक्शन, एक रिफ्रैक्शन और एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स और आई डिफेक्ट वगैरह। ठीक है, तो ये तीन हाफ है हमारे, जिसमें सबसे जो बड़ा हाफ है वो रिफ्रैक्शन वाला ही है। रिफ्रैक्शन में हम प्लेन सरफेस से भी रिफ्रैक्शन करेंगे और वही प्लेन सरफेस जब दो बन जाएंगी तो प्रिज्म भी आएगा, और फिर हम कर्व्ड सरफेस से भी रिफ्रैक्शन करेंगे और फिर वो कर्व्ड दो बन जाएगी तो वो लेंस भी आएगा। तो टेक्निकली इसमें हमें चार चीजें पढ़नी है। रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, और हमें रिफ्रैक्शन पढ़ना है प्रिज्म में कैसे होता है, क्या सीन बनता है, और हमें पढ़ना है कर्व्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन, और फिर हमें दो कर्व्ड सरफेस यानी कि लेंस। तो इसमें हमें चार बेसिकली हिस्से हैं इस रिफ्रैक्शन वाले पार्ट के। ठीक है, तो बिफोर वी मूव इनटू रिफ्रैक्शन, ठीक है, हम जो है वो इसके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हम जान लेते हैं, क्योंकि जो रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन है उसी में ये आता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो या तो वो अवे फ्रॉम द मिरर या टुवर्ड्स द मिरर, कह रहा हूं, अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो लाइट जो है ऑन एंटरिंग या तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाती है या टुवर्ड्स द नॉर्मल चली जाती है, और इसी प्रोसेस को हम जो है वो रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन कहते हैं। अब मीडियम कैसे डिफाइन होते हैं, तो मीडियम डिफाइन होते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडेक्स से, अपवर्तनांक से, कि अगर किसी मीडियम का अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अगर दो मीडियम है उनका म्यू वन जो है, एक का म्यू वन अलग है, एक का जो है वो म्यू अलग है, एक को मैंने म्यू वन बोल दिया, एक को मैंने म्यू टू बोल दिया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही बताता है कि दो मीडियम अलग है या नहीं है। अगर म्यू सेम है तो हम बोलेंगे मीडियम सेम है, अगर म्यू अलग है तो हम बोलेंगे अलग अलग मीडियम है। तो बिफोर वी मूव इनटू रिफ्रैक्शन, हम पहले जो है वो उसका जो डेफिनेशन में जो मीडियम आ रहा है, और मीडियम जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली बताता है कि कैसा मीडियम है, तो पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम जो है वो डालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हिंदी में हम कहेंगे अपवर्तनांक, और निरपेक्ष अपवर्तनांक भी बोल देते हैं, क्योंकि ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होता है। ये नहीं चलाना, और पंखा बोल रहा है नहीं, निरपेक्ष अपवर्तनांक। 40 मिनट रुक जा। ठीक है, अब देखो जरा कैसे करेंगे इसको। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो बेसिकली हमें ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर करता है। ठीक है, तो डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी अलग चीज होती है, डेंसिटी एक अलग चीज होती है। जैसे हम जानते हैं सारे कि ऑयल का जो मास डेंसिटी है वो कम होता है, बट ऑयल का ऑप्टिकल डेंसिटी पानी से ज्यादा होता है ना। मास जो ऑयल जो है पानी के ऊपर तैरता है, तो मतलब ऑयल का जो मास डेंसिटी है दैट इज लोअर, है ना, वो कम है एज कंपेयर टू पानी के, बट ऑयल का ऑप्टिकल डेंसिटी हायर होता है। तो बेसिकली हम यहाँ पर बोलेंगे कि ये जो है वो हमें बताता है, इट टेल्स अबाउट द ऑप्टिकल डेंसिटी। तो ये म्यू जो है इसको हम म्यू से लिखेंगे, है ना, इसको हमारा जो सिंबल है वो म्यू होगा, अब आगे बताऊंगा, है ना। तो ये हमारा क्या बताता है, इट टेल्स अस अबाउट ऑप्टिकल डेंसिटी। तो इट टेल्स अस अबाउट ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम। तो ये प्रकाश की घनत्व के बारे में हमें बताता है। ठीक है, चलो अब इसका ये दो तरह का होता है, एक होता है एब्सोल्यूट, है ना, इसका भी हमारे दो तरीके होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर इसका हिंदी नाम करेंगे तो हिंदी नाम इसका तो यही हो गया, है ना, इसका तो यही हो गया निरपेक्ष है ना। अगर यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलो तो अपवर्तनांक बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो निरपेक्ष अपवर्तनांक इसको कह देते हैं। ठीक है, और इसको हम बोल देंगे सापेक्ष अपवर्तनांक या सापेक्षिक, जो भी बोलना है। ये हमेशा होता है रिलेटिव टू वैक्यूम, ये हमेशा वैक्यूम के रिलेटिव होता है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं म्यू,
और इसका वैल्यू निकालते हैं C/V से। किसी भी अगर तुम्हें मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो C यहां पर होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो लाइट का स्पीड जो है वो वैक्यूम में कितना होगा, और V होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो हमेशा हम जानते हैं कि लाइट का स्पीड वैक्यूम में हाईएस्ट होता है, तो C हमेशा बड़ा रहेगा V से, तो म्यू m जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगा। और वैक्यूम के लिए या एयर के लिए हम बोल सकते हैं कि वैक्यूम का या एयर का जो म्यू है वो 1 होगा, ठीक है। वैसे हमारा म्यू हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन 1 रहने वाला है, ठीक है। इस बात को भी तुम्हें ध्यान में रखना है। अगर बात रिलेटिव ही करें तो रिलेटिव होता है कि जैसे तुम ग्लास का निकाल दो वाटर के रिस्पेक्ट में, तो इसका वैल्यू कुछ भी आ सकता है, इसका वैल्यू लेस देन 1 भी आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये होता है विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम होता है। इसको अगर हम बात करें म्यू, जैसे हम इसका म्यू ग्लास वाटर के रिस्पेक्ट में, तो जो नीचे वाला है उसका म्यू है और दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे म्यू ऑफ ग्लास अपॉन में म्यू ऑफ वाटर। तो ऐसा हो सकता है कि ग्लास का वैल्यू म्यू जो है वो कम हो, वाटर का म्यू ज्यादा हो, तो वो लेस देन 1 भी आ सकता है, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू जो है ये कुछ भी आ सकता है, इसका वैल्यू है ना, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है हमें। जैसे अगर मैं हाइट की बात बोलूं तो हाइट जो है मेरा हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी रहता है, किसी का हाइट नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं किसी के रिस्पेक्ट में बोलूं, है ना, अगर मैं रिलेटिव हाइट की बात करूं तो वो नेगेटिव हो सकता है कि मेरे भाई का रिलेटिव हाइट -3 है मेरे रिस्पेक्ट में, तो मेरा अगर लेट से 6 फुट है तो हो सकता है भाई का 3 फुट हो, ठीक है। तो रिलेटिव उस तरह से नेगेटिव हो सकता है। ऐसी एनर्जी भी तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी, वैसे तो एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं था, एनर्जी नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, लेकिन हम पोटेंशियल एनर्जी कई बार नेगेटिव लेते हैं ना, क्योंकि वहां पर हम जीरो कहीं डिफाइन करते हैं, किसी के रिस्पेक्ट में होता है वो, कि यहाँ की एनर्जी को अगर मैं जीरो मान लूं, है ना, अगर मैं यहाँ की एनर्जी को जीरो मान लूं तो अगर वो नीचे आ रहा है तो एनर्जी कम हो रही तो नेगेटिव में चलेगी, ठीक है। असल में थोड़ी कोई नेगेटिव कोई सेंस होता है। तो सेम कहानी यहां पर भी है कि जो असल वैल्यू है वो तो हमारी इससे जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से दी जाती है, लेकिन कभी कभी हमें रिलेटिव की भी जरूरत पड़ जाए तो उसमें हमारा वैल्यू लेस देन 1 हो सकता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। दोनों म्यूज को हमें डिवाइड करना है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऐसे हो सकता है और रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी हो सकता है ना, कि जो है वो मे बी ऊपर भी लगा देते हैं, वो कई बार ऐसे भी लगा देते हैं, ऐसे भी लगा देते हैं, तो ये भी सेम ही हो गया, म्यू ऑफ ग्लास अपॉन में म्यू ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये हम ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तुम चाहो तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि म्यू ऑफ ग्लास क्या होगा, इसको तुम चाहो तो कन्वर्ट भी कर सकते हो। म्यू ऑफ ग्लास क्या होगा, म्यू ऑफ ग्लास होगा सी, है ना, इसको तुम चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे, ये तुम्हारा होगा सी बाय, यहाँ पे आ जाएगा वेलोसिटी इन ग्लास, फिर जाएगा सी बाय वेलोसिटी इन वाटर, तो सी से सी कट जाएगा, तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ वाटर अपॉन में वेलोसिटी ऑफ ग्लास आ गए। तो वो तुम इस तरह से उस कैलकुलेशन को मैनेज कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो ये हमने इसके बारे में देख लिया हल्की सी बातें, ठीक है। आगे चलें अब इसके अंदर, चलो इसके अंदर आगे चलते हैं। ये तुम चाहो तो इसकी फोटो खींच लो बिना मेरी फोटो के, मैं मेरी फोटो यहां लगा देता हूं, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ठीक है। अगली जो बात है वो है कोशी रिलेशन, या अच्छा इसका मुझे प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं मालूम, काउची बोलेंगे कोशी बोलेंगे, मेरे ख्याल से तो काउची बोलते हैं इसको, जो भी है नाम में क्या रखा है शेक्सपियर ने बोला जैसे कि, तो काउशी है ना, जैसे माउशी वो बोलते थे ना, शोले में बोलते थे, कहां बोलते थे, या काउची है या जो भी है, काउची रिलेशन, ये रिलेशन है बेसिकली म्यू और लैम्डा के बीच में। तो ये रिलेशन होता है म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी लैम्डा स्क्वायर प्लस सी लैम्डा की पावर 4, ऐसे आगे चलता चला जाता है, ठीक है। अब इस रिलेशन में ये तो नहीं बोलूंगा कि लैम्डा और म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हाँ ये मैं जरूर कहूंगा कि अगर लैम्डा बढ़ता है तो म्यू घटता है। अब इसका मतलब क्या हो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और ये कहां काम आएगा वो भी हम देखने की कोशिश करते हैं। तो इसमें बच्चों हम यहां पर ये कहेंगे कि यानी कि किसी भी चीज का म्यू फिक्स नहीं है ना। अगर मैं तुम्हें सपोज करो यहाँ पर एक मीडियम ले लेता हूँ, लेट से मैंने, और ये चीज हमें बहुत काम आएगी आगे चलकर, लेट से मैंने यहाँ पर कोई भी मीडियम ले लिया, अरे बार बार ये व्हाट्सएप आ रहे हैं, काटें क्या, काट देते हैं जरा। तो इन व्हाट्सएप को हम यहाँ पर थोड़ा सा
एक सेकंड जरा, हाँ ठीक है, व्हाट्सएप वो हटा दिया मैंने, बार बार व्हाट्सएप से आ रहा था। खैर एनीवेज, तो हाँ मैं क्या कह रहा था, हाँ चैट भी आया, कोशी है सर, हाँ ठीक है चलो कोशी, वो तुम क्या ही रहा हूँ, ठीक है जो भी है, काउशी जो भी है ना। तो अब देखो यहाँ पर क्या कहने मतलब अपना, अगर कोई लाइट तुम्हारी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है, तो हर एक के लिए जो है वो मीडियम हमारा म्यू का वैल्यू सेम नहीं होगा, हर लाइट के लिए अलग अलग लाइट से अलग अलग होगा। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे। जैसे सपोज करो लेट्स से मैंने ये ले लिया, लेट्स से मेरा ये मेरा मीडियम हो गया, ठीक है, ये मेरा एक मीडियम हो गया ऊपर वाला, ये मेरा वैक्यूम हो गया यहाँ पर, है ना, इसका वैल्यू 1 हो गया, और यहाँ पर कोई दूसरा मीडियम है, ठीक है, मे बी लेट्स से ग्लास हो, कुछ भी हो, ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, डजंट मैटर। ये तुम्हारा नॉर्मल हो गया, ठीक है, यहां से तुम्हारा लाइट आ रहा है ऐसे करके, तो यहां से तुम्हारा व्हाइट लाइट आ रहा है। व्हाइट लाइट में क्या होता है, सातों रंग होते हैं। अब जितना ज्यादा म्यू का डिफरेंस होता है ना, उतना ज्यादा बेंडिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम, ये तो तुम जानते हो ना हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा 10th क्लास से, क्योंकि तुम्हारा चैप्टर इंट्रोड्यूस तो हो चुका है पहले भी, है ना। हालांकि हम डिस्कस सारा करेंगे, ऐसा नहीं मान के चलेंगे कि तुम्हारा चैप्टर तुमने पहले कर लिया, लेकिन तुम्हें एटलीस्ट कुछ टर्म्स तो तुम्हें मालूम है। कौन कौन सी टर्म्स, जैसे ऊपर वाला मीडियम रेरर मीडियम है, नीचे वाला डेंसर मीडियम है, हिंदी में शायद ऊपर वाले को विरल कहेंगे, नीचे वाले को सघन कहेंगे, ठीक है। तो जितना ज्यादा इन दोनों में म्यू में डिफरेंस होता है ना, उतना ही लाइट ज्यादा मुड़ती है। तो यहां पर अगर तुम देखोगे तो हम जानते हैं कि लैम्डा जो है वो रेड का हाईएस्ट होता है, ठीक है। तो लैम्डा हमारा रेड का जो है वो हाईएस्ट होता है, और विबग्योर कलर में अगर हम बात करें, और लैम्डा हमारा विबग्योर में वायलेट का लीस्ट होगा फिर, ठीक है। तो विबग्योर में लैम्डा जो रेड का है वो हाईएस्ट होता है। तो अगर रेड का लैम्डा हाईएस्ट है तो रेड लाइट के लिए जो म्यू है वो लोवेस्ट हो जाएगा। अगर म्यू हमारा लोवेस्ट हो जाएगा तो रेड लाइट हमारा सबसे कम बेंड करेगी ना, तो रेड लाइट हमारी ऐसी जाएगी, ऐसी। फिर ऑरेंज हमारी ऐसी जाएगी, थोड़ी ज्यादा बेंड करेगी। फिर हमारी आगे येलो थोड़ी और होगी, है ना, ऐसे करते करते आगे फिर ग्रीन, है ना, ऐसे वैसे करते, और फिर लास्ट में ये ब्लू इंडिगो ये सब हो जाएंगे, ठीक है। तो ब्लूइश हो जाएगा, फिर थोड़ा इंडिगो हो जाएगा, पता नहीं अपने इंडिगो कौन सा होता है, वायलेट इंडिगो ये सब हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये जो कलर्स अपना 7 हिस्सों में फट रही है ना, इसका मतलब इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्पर्जन। ये आगे चलकर ये करेंगे, तो इसके लिए मैं बता रहा हूं मैं। तो यहाँ पर ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये कहने की कोशिश कर रहा है कि लाइट का वेवलेंथ जो है, लाल वाले इसके अंदर तो सातों लाइट तुम्हारी समाई हुई थी, लाल भी समाई हुई थी, येलो भी, नीली भी, ऑरेंज भी, सारी सारी समाई हुई थी, सातों सातों कलर समाये हुए। लेकिन जैसे ये इस मीडियम में एंटर किया, तो इस मीडियम का जो म्यू है वो हर एक वाली लाइट के लिए अलग अलग होगा। तो जिसका लैम्डा हाईएस्ट उसके लिए म्यू लोवेस्ट। तो रेड के लिए म्यू लोवेस्ट है, मतलब ये वैक्यूम है तो ये भी करीब करीब वैक्यूम जैसा ही बन गया, मतलब कहने को ऐसे इतना फर्क नहीं होता, सारी लाइटों में हल्का सा फर्क होता है। लेकिन रेड वाले के लिए ये म्यू का वैल्यू होता है 1.51 रेड वाले के लिए। अगर मैं कलर में लिख दूं तो रेड वाले के लिए हो सकता है कि ये 1.51 हो, ठीक है। और ऑरेंज वाले के लिए हो सकता है कि ये 1.52, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। और आगे चलते चलते जैसे ब्लू वाले के लिए मैं बोलता हूँ कि हो सकता है कि 1.55 हो। तो दोनों में जो सबसे ज्यादा डिफरेंस है यहाँ पे म्यू, तो ये तो सभी के लिए 1 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ग्लास वाला रेड के लिए सबसे कम है, तो उसमें जो बेंडिंग सबसे कम आएगी, है ना। जितना ज्यादा डिफरेंस रहता है दोनों के म्यू में, उतना ज्यादा बेंडिंग आती है, ठीक है। और ये वायलेट के लिए सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा बेंड हो गया है वो, ठीक है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो इस ग्लास का जो म्यू है वो 1.51 लिखूं या 1.52 लिखूं या 1.53 क्या लिखूं उसको, तो हर एक कलर के लिए टेक्निकली अलग अलग होता है। बट जब तक हम डिस्पर्जन वाले पार्ट में नहीं आते हैं, तब तक हम ग्लास का जो है वो म्यू सभी के लिए सेम ही मान करके चलेंगे। कितना मान के चलेंगे, 1.5 करीब करीब, है ना। थोड़ा थोड़ा वैल्यू अलग हो सकता है, जैसे यहाँ पे 1.51 है। अब इतना फर्क भी नहीं होता कि रेड के लिए 1.5 है और येलो के लिए 2.5 हो गए, इतना नहीं होता, हल्का सा होता है। तो जब तक हम स्पेसिफिकली वो वाली चीज नहीं पढ़ेंगे जो कि हम डिस्पर्जन जिसको हम बोलते हैं, एक व्हाइट लाइट का अपने 7 कलर में फट जाना, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन बोलते हैं। जब तक हम वो वाला फिनोमिना नहीं पढ़ेंगे, हम हमेशा लाइट का जो है वो लाइट का कह रहा हूं मीडियम का हम जो म्यू है वो कांस्टेंट ही मान करके चलेंगे सभी लाइट के लिए। तो पूरी व्हाइट लाइट के लिए हम बोलेंगे अप्रोक्सीमेटली 1.5 ही है, ठीक है। तो अब तुम समझ चुके हो कि टेक्निकली जो है वो किसी भी मीडियम का म्यू सिर्फ मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, जो लाइट इंसिडेंट है उसके लैम्डा पर भी डिपेंड करता है, उसके वेवलेंथ पर भी डिपेंड करता है। बट व्हाइट लाइट में जो है वो हमारा म्यू जो है वो बहुत ज्यादा वेरी नहीं करता है, जो रेड के लिए और जो वायलेट के लिए उसमें हल्का सा डिफरेंस रहता है। तो अनटिल एंड अनलेस हम वो एस्पेक्ट को नहीं पढ़ रहे हैं जिसमें ये हमें कंसीडर करना है, यानी कि डिस्पर्जन को नहीं पढ़ रहे हैं, हम म्यू को कांस्टेंट ही मान करके चलेंगे और उसका वैल्यू 1.5 ही लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो अब तुम समझ गए हो मेरे ख्याल से, म्यू का वैल्यू हमारा हर एक लाइट के लिए कांस्टेंट मान करके चलेंगे, लेकिन होता नहीं है,
हल्का सा डिफरेंस होता है, बट उसको जब तक वो वाला पार्ट नहीं पढ़ रहे हैं उसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। ये हमारा काउची रिलेशन यहाँ पर बोलता है। तो पहले मैं सारी सारी तुम्हें म्यू के बारे में बातें बता रहा हूँ, ठीक है, और हल्का सा हमने समझ भी लिया कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगली वाली बात म्यू के रिगार्डिंग कुछ। तो अगली बात जो म्यू के रिगार्डिंग है वो हम ये बोल सकते हैं कि जो कलर जो है ना वो, जैसे अब अगर मैं किसी भी मीडियम में अगर बात करूं, देखो जरा, हाँ, तो कुछ हमें यहां पर रिलेशन जानने हैं। जैसे एक रिलेशन ये होता है फ्रीक्वेंसी इनटू में लैम्डा इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो ये हमारा एक रिलेशन रहता है लाइट के लिए, फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा रहता है वेलोसिटी, ठीक है। सपोज करो अगर मैं बात करूं यहां पर किसी भी मीडियम के, मैं बात करता हूं लेट्स से, मैं बहुत सारी तुम्हें अच्छी अच्छी बातें बताने वाला हूं, उन सारों को तुम्हें नोट करके रखना है, ठीक है। पहली बात मैं ये बोल देता हूं कि मीडियम के चेंज होने पर, मीडियम के चेंज होने पर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता। फ्रीक्वेंसी सिर्फ सोर्स पे डिपेंड कर रहा है। सपोज करो तुमने एक साउंड निकाली है, लेट तुमने 50 हर्ट्ज की तुमने एक साउंड निकाली, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की। अब आगे जाकर के एयर थी, फिर दीवार आ गई, फिर पानी आ गया, हर एक में जैसे ही वो जाएगी उसका स्पीड भी बदलेगा, उसका वी भी बदलेगा, उसका लैम्डा ही बदलेगा, बट फ्रीक्वेंसी उसका वही का वही रहेगा। फ्रीक्वेंसी कभी भी मीडियम चेंज होने पर चेंज नहीं होती। ये वाली बात तुम्हें पक्का से अच्छे से इसको दिमाग में नोट करके रखना है, नहीं तो इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है, ठीक है। अब सपोज करो तुम्हारी कोई लाइट आ रही थी ऐसे करके, है ना, तो तुम्हारी कोई लाइट आ रही थी ऐसे करके, लेट से ये तुम्हारा था मीडियम वन, म्यू वन, ठीक है। लेट से वैक्यूम ले लेते हैं इसको, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको मैं म्यू वन ले लेता हूं, ठीक है, वैक्यूम। फिर एक इस मीडियम के अंदर आ गई, ठीक है। अगर यहां पर इसका वेवलेंथ जो है वो लैम्डा था, ठीक है, तो हमें लैम्डा एम निकालना, लेट से हमें क्या निकालना है, लैम्डा एम निकालना। लैम्डा एम जो है वो कितना होगा हमें ये निकालना है बेसिकली, है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि इसका लैम्डा लैम्डा था और फ्रीक्वेंसी थी एफ और वेलोसिटी होगी यहां पर सी, ठीक है। यहां पर जब ये इस मीडियम के अंदर लाइट आई, है ना, इस मीडियम के अंदर लाइट आई, तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि अच्छा लाइट इसी कलर की आएगी, वैसे कलर अलग नहीं होगा, मैं कलर सेम रख लेता हूं, ठीक है। इसका लैम्डा हो गया लैम्डा एम, इसका फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा वही का वही रहेगा, स्पीड इसका बदल चुका होगा, स्पीड इसका हो गया वो वी। तो अब अगर बच्चों मैं यहां पर बोलूं तो दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। तो मीडियम वन में अगर मैं बात करूं तो एफ का वैल्यू मैं लिख सकता हूं, एफ क्या होता है बच्चों, एफ होता है वेलोसिटी बाय लैम्डा, तो लिख सकता हूं सी बाय लैम्डा, ठीक है। यहां पर अगर मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी आएगा सी की जगह स्पीड हो गया वी और लैम्डा हो गया लैम्डा एम, और ये दोनों हमारे बराबर है। अगर ये दोनों हमारे बराबर हैं तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम लिख सकते हैं दोनों फ्रीक्वेंसी को इक्वेट कर दूंगा, तो यानी कि सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू वी बाय लैम्डा एम। तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा लैम्डा एम की, तो मैं लैम्डा एम लिख पाऊंगा बच्चों लैम्डा अपॉन में लैम्डा, है ना, ये इधर जाएगा इनटू में वी बाय सी। तो हम जानते हैं सी बाय वी क्या होता है, म्यू, तो लैम्डा बाय म्यू बन जाएगा ऐसे। तो सेकंड बात है बच्चों हमें ये ध्यान रखनी है कि अगर हमें किसी भी मीडियम में, ठीक है, लैम्डा अगर हम देखेंगे तो वो लैम्डा बाय म्यू हो जाएगा। ये बात हम डायरेक्टली भी बोल सकते थे कि किसी भी फ्रीक्वेंसी हमारा कांस्टेंट रहेगा मीडियम चेंज होने से, तो जो वेलोसिटी में रिलेशन रहेगा वही लैम्डा में रिलेशन रहेगा। तो तुम जानते हो कि म्यू जो है वो क्या होता है, म्यू होता है तुम्हारा सी बाय वी, तो वी क्या हो गया सी बाय म्यू। तो किसी भी मीडियम में एंटर करने पे वेलोसिटी जो भी अगर वैक्यूम में थी सी थी तो वो सी बाय म्यू हो जाएगी। तो सेम लैम्डा का भी कहानी होगा, अगर वैक्यूम में लैम्डा लैम्डा है तो किसी भी मीडियम में लैम्डा बाय म्यू हो जाएगा। ये वाली बात समझ पा रहे हो इस वाले रिलेशन से, फ्रीक्वेंसी मीडियम चेंज होने से कांस्टेंट रहेगी, तो जो वेलोसिटी के साथ होगा वही लैम्डा साथ होगा। अगर वेलोसिटी डबल हो जाएगी तो लैम्डा भी डबल हो जाएगा, वेलोसिटी हाफ हो जाएगी तो लैम्डा भी हाफ हो जाएगा। तो किसी भी मीडियम वैक्यूम से किसी भी मीडियम में जब लाइट एंटर करती है तो उसका वेलोसिटी बाय म्यू टाइम्स घट जाता है वैक्यूम के कंपैरिजन में। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, लैम्डा भी बाय म्यू टाइम्स घट जाएगा। तो चाहे मैं ये वाली बात बोलूं चाहे मैं ये वाली बात बोलूं कि v जो है वो हमारा होता है c बाय म्यू। तो ये हम कह सकते हैं कि ये लैम्डा को भी मैं लैम्डा नोट लिख देता हूं। लैम्डा नोट मतलब वैक्यूम के अंदर वेवलेंथ। तो किसी भी मीडियम में जो वेवलेंथ है
वो वैक्यूम वाली वेवलेंथ के म्यू टाइम्स घट जाएगी। ठीक है, सेम कहानी हम यहाँ पर भी लिखते हैं। तो ये दो बातें हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये वाली बातें हमें ध्यान रखनी। अब तीसरी बात बच्चों, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें इसके एक एक करके डिस्कस करेंगे, फिर हम रिफ्रैक्शन के अंदर जाएंगे। तीसरी बात, हाँ ठीक है, तीसरी बात यह है कि लाइट का जो कलर है ना वो फ्रीक्वेंसी के चेंज होने से चेंज होता है, ना कि वेवलेंथ के चेंज होने से। ठीक है, तो थर्ड बात यहां पर हम लिखेंगे कि कलर ऑफ लाइट, कलर ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन फ्रीक्वेंसी चेंजेस। एंड नॉट वेवलेंथ। आधो लगेगा सर ये तो हम पढ़ते आए हैं कि 400 नैनोमीटर वाली है ना विबग्योर, अगर तुमने देखा हो 400 नैनोमीटर पे जो है वो हमारा वायलेट कलर होता है, 700 नैनोमीटर पे रेड कलर होता है। तो लैम्डा चेंज होता है तो कलर चेंज होता तो है, बट वो लैम्डा के फॉर्म में तुमने उसको मेंशन जरूर कर रखा है, लेकिन लैम्डा चेंज होने से कलर चेंज नहीं होता है। हाँ, अगर फ्रीक्वेंसी भी बदल रहा है तो कलर चेंज होगा। तो जब लैम्डा 400 है, 400 से वो 700 चला गया है, तो साथ में फ्रीक्वेंसी भी बदली है। हाँ, तुमने याद उसको लैम्डा के फॉर्म में कर लिया, क्योंकि वो है तो टेक्निकली क्या, लाइट वैक्यूम में आ रही है। तो जो तुम्हारी ब्लू लाइट है या वायलेट लाइट है उसका जो वेवलेंथ है वो 400 नैनोमीटर के आसपास होता है, जो रेड होता है उसको होता है 700 नैनोमीटर के पास। तो तुम्हें देखने में तो लग रहा है कि वेवलेंथ बदल रहा है, लेकिन असल में वहां पर फ्रीक्वेंसी भी बदल रहा है, और लाइट का जो कलर चेंज हो रहा है फ्रीक्वेंसी बदलने के कारण हो रहा है। तो क्या अगर मैं एक ऐसा केस लूं जहां पर फ्रीक्वेंसी तो सेम रहे लेकिन वेवलेंथ बदल जाए, तो वहां पर हम देख पाएंगे कि कलर जो है वो बदला है कि नहीं बदला। अगर कलर बदल गया तो कलर वेवलेंथ पे डिपेंडेंट था, और कलर अगर नहीं बदला तो कलर तुम्हारा फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट था। तो ये वाली बात मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूं तुम्हें कि अगर तुम्हारी सपोज करो रेड लाइट आ रही है, यहाँ पर ये तुम्हारी रेड लाइट आ रही है, अब रेड लाइट का वेवलेंथ तो अलग होगा। जैसे ही इसके अंदर एंटर की तो यहां पर इसका वेवलेंथ बदल गया है, लेकिन अभी भी ये रेड लाइट ही रहेगी। ठीक है, तो ये रेड लाइट ही रहेगी। तो यहां पर इसका हम कह सकते हैं कि लैम्डा अगर है ना लैम्डा आर था, तो यहां पर जो लैम्डा है लैम्डा आर डैश, वो लैम्डा आर बाय म्यू हो गया है ना। लेट्स से हम ये बोल देते हैं ये वैक्यूम था हमारा, और ये हमारा कोई भी मीडियम है, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो यहाँ पे लैम्डा तो बदल गया। तो अगर ये लाइट तुम्हारी वेवलेंथ पर ही डिपेंडेंट होती तो वेवलेंथ ही बदल जाना चाहिए था, मे बी रेड से ऑरेंज हो जाता है ना, क्योंकि कुछ कम हो रहा है यहाँ पर देखें तो वेवलेंथ है ना, तो वेवलेंथ कम हो रहा है, 700 से 600 की तरफ आ रहा है, 500 की तरफ आ रहा है, तो ऑरेंज हो जाता, मे बी येलो हो जाता, मे बी ग्रीन हो जाता, मे बी ब्लू भी हो सकता था, डिपेंडिंग ऑन म्यू का वैल्यू क्या है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जब भी तुम एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी उसका कलर कभी चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होता है, और लाइट हमारी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड है, ना कि वेवलेंथ के ऊपर। ठीक है, तो ये वाली बात बच्चों ध्यान रखना कि जहां भी तुम्हें लग रहा है कि वेवलेंथ चेंज होने से अरे लाइट का कलर चेंज हो गया, तो वहां पर ध्यान से देखना वो वेवलेंथ नहीं फ्रीक्वेंसी भी चेंज हुआ होगा। अगर तुम कोई ऐसा केस लो जहां पर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रहा है और वेवलेंथ चेंज हो रहा है, तो वहां पर तुम्हें मालूम पड़ेगा कि लाइट का कलर जो चेंज वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाली बात हमने यहाँ पर कर ली। ठीक है, आगे अगर हम यहाँ पर चलें इसके अंदर, तो एक अगला पॉइंट हम यहां पर लिख सकते हैं बच्चों, फिफ्थ पॉइंट। किसी ने सुपर चैट भेजी है, डिफरेंस समझ नहीं आया, कब फ्रीक्वेंसी चेंज होगा सर? नहीं, फ्रीक्वेंसी तो अलग अलग लाइट का अलग अलग हो सकता है ना। फ्रीक्वेंसी एक बार जैसे सूरज है, तो अगर सूरज का तुम देखोगे तो सूरज जो है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट कर रहा है। ठीक है, तो बस फ्रीक्वेंसी तुम्हारा बदल गया, क्योंकि सूरज जो सोर्स है वो रेड लाइट भी भेज रहा है, वो वायलेट भी भेज रहा है, वो यानी विजिबल भेज रहा है, वो एक्सरे भी भेज रहा है, वो अल्ट्रा वायलेट ही भेज रहा है, वो इंफ्रारेड ही भेज रहा है, वो बहुत सारी तरह की तुम्हारी गामा रेज ही भेज रहा है। ठीक है, रेज वो भेज रहा है, तो सभी का फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। लेकिन जैसे ही ये लाइट आगे गई, तुमने कोई भी एक लाइट पकड़ ली, लेट्स से तुमने एक्सरे पकड़ ली, तो जैसे ही ये लाइट आगे गई, जब ये सूरज से निकल गई ये लाइट, ये तुम्हारा सन है, सन से तुम्हारी जो है लेट्स से एक्सरे, अब एक्सरे तो कलरलेस है ह्यूमन के लिए तो एटलीस्ट, ठीक है, इसलिए विजिबल का एग्जांपल ले रहे थे, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए मैं एक्सरे बोल देता हूं। लेट्स से तुमने एक्सरे ले ली, तो एक्सरे का जो भी कलर है, असल में हमारे लिए तो कोई कलर ही नहीं है एक्सरे का, तो हम विजिबल लें ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक्सरे का फ्रीक्वेंसी अलग है, एफएक्स है, और सूरज से ही कोई दूसरी रे निकल रही है, लेट्स से विजिबल निकल रही होगी,
ठीक है, विजिबल रेज भी निकल रही है। मैं लेट से मैंने रेड ले ली तो इसका फ्रीक्वेंसी कुछ अलग होगा, लेट से FR ले लिया इसका फ्रीक्वेंसी, तो यहां पर फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। ठीक है, सोर्स है उसने अलग अलग फ्रीक्वेंसी की 2 वेव निकाली है, ठीक है, 2 लाइट रे निकाली है। अब आगे चल करके अगर मीडियम बदल जाता है तो ये वाला फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा, ये यहां पर फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, FX ही रहेगा, यहां पर फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, FR ही रहेगा। लेकिन वेवलेंथ जो है वो यहां पर थी, वेवलेंथ इसकी लैम्डा एक्स, तो यहां पर वो बदल चुकी होगी, लैम्डा एक्स डैश हो चुकी होगी। यहां पर जो वेवलेंथ थी वो लैम्डा आर थी, तो यहां पर वेवलेंथ जो है लैम्डा आर डैश हो गई होगी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी एक बार जो सोर्स से निकल गई उसके बाद वो कभी चेंज नहीं होती। मीडियम बदलते रहेंगे, लैम्डा बदलते रहेंगे, स्पीड ही बदलते रहेंगे, बट फ्रीक्वेंसी विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो सर फ्रीक्वेंसी अलग अलग कब होती है, जब एक सोर्स 2 अलग अलग फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है, 2 अलग अलग लाइट एमिट कर रहा है ना। जैसे मैंने 2 ट्यूनिंग फोक ले लिए, एक ट्यूनिंग फोक कम फ्रीक्वेंसी होगी, पतली आवाज होगी, एक की मोटी आवाज होगी, दोनों से अलग अलग फ्रीक्वेंसी निकल रही है। लेकिन जैसे ही वेव आगे प्रोपेगेट करेंगे, एक बार लाइट निकल गई ना जिस फ्रीक्वेंसी की, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हम बोलते हैं कि फ्रीक्वेंसी सिर्फ सोर्स पे डिपेंड करती है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सोर्स सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, ऐसे तो इसका मतलब क्या हो गया कि सन तुम्हारा सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी एमिट करेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, सन अलग अलग फ्रीक्वेंसी एमिट कर सकता है। हाँ, ट्यूनिंग फोर्स वाले केस में एक ही फ्रीक्वेंसी एमिट होता है, जो भी वो उसका फ्रीक्वेंसी रहता है। ठीक है, हाँ, तो सर लैम्डा और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा? नहीं, लैम्डा और वेलोसिटी का प्रोडक्ट नहीं, फ्रीक्वेंसी इनटू में लैम्डा वेलोसिटी होता है, तो वेलोसिटी और लैम्डा का रेशियो कांस्टेंट होगा जो कि फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। ठीक है, तो तुम चाहो तो, मैंने यहाँ पर ये वाली बात लिखी भी है, चाहो तो तुम आगे पुट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मीडियम के चेंज होने पर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, लैम्डा एंड वेलोसिटी चेंज होते हैं। तुम चाहो तो ये ऐड कर लो उसमें, और उनका जो रेशियो है वो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि मीडियम चेंज होने से क्या चेंज होता है। मीडियम चेंज होने से लैम्डा चेंज होता है, वेलोसिटी चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता। तो सर फ्रीक्वेंसी कब चेंज होगा, वो सोर्स से ही होगा, जब सोर्स ने एक अलग फ्रीक्वेंसी का लाइट एमिट किया। एक बार वेव निकल गया, चाहे वो लाइट वेव हो, चाहे वो साउंड वेव हो, चाहे जो मर्जी वेव हो, एक बार अगर वेव निकल चुका है सोर्स से, उसके बाद उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो सकता। चेंज कब हो सकता है, जब वो सोर्स ही अलग फ्रीक्वेंसी का कोई लाइट एमिट करे, या सोर्स तुमने डिफरेंट ले लिया, लाइट का तुमने एक बल्ब ले लिया, एक कोई पहला बल्ब है, एक दूसरा बल्ब है, दोनों अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट कर सकते हैं। ठीक है, चलें आगे, समझ में आ गई वाली बात। चलो लास्ट बात हम इसके अंदर अब सीख लेते हैं बच्चों, जो कि रिफ्रैक्शन के अंदर है, फिर हम उसके आगे इसमें बढ़ जाएंगे। ठीक है, लास्ट बात हमारी इसके अंदर हो गई है, हालांकि इसकी अभी जरूरत तो नहीं है, बस तुम इसको लिख लो, इसको समझाऊंगा नहीं मैं अभी, क्योंकि इसको समझाने के लिए तुम्हें पहले वेव्स का जो है वो नॉलेज होना चाहिए, और वेव्स के अंदर ही हम इसको डिस्कस करते हैं। लेकिन रिफ्रैक्शन में जो फेज चेंज है वो 0 होता है। बस लिख लो इसको, समझने नहीं, समझने जब जरूरत आएगी मैं समझा दूंगा अपने आप। ठीक है, और रिफ्लेक्शन में अगर डेंसर मीडियम से हो रहा है, सघन से हो रहा है, तो जो फेज चेंज है वो पाई का रहता है, और अगर रेरर मीडियम से हो रहा है, विरल मीडियम से होगा, तो फेज चेंज 0 होगा, और रिफ्रैक्शन में तो कभी भी होता ही नहीं। ठीक है, इसको लिख लो, ये इसकी जरूरत हमें ऑप्टिक्स में पड़ेगी, वहां पर इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहां पर हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है, तो ये हमारा बच्चों जो है वो म्यू के बारे में हमारा बेसिक डिस्कशन जो है यहाँ पर वो खत्म होता है। इसके ऊपर क्वेश्चन चाहो तो, अब मैंने क्वेश्चन तो इसमें कुछ खास बनेगा नहीं, क्योंकि जो क्वेश्चन बन सकता था वो तो मैंने टेक्निकली ले ही लिया। ठीक है, जैसे इसमें अगर हम क्वेश्चन, मैं तुम्हें ये वाला क्वेश्चन बोल दूं कि लेट्स से मैं तुम्हें दे देता हूँ ये क्वेश्चन, क्या दिक्कत है, मेरे को दिक्कत कुछ है ही नहीं। लेट्स से मैंने ये दे दिया कि ये लाइट है और ये वैक्यूम है, और इसका फ्रीक्वेंसी है लेट्स से 5 × 10⁷ हर्ट्ज। ठीक है, और ये मीडियम में एंटर करता है ना, इसको हम मीडियम ले लेते हैं, ये इस मीडियम में एंटर करता है। तो मीडियम में एंटर करने के बाद ये यहां पर आया, तो तुमसे पूछा गया है मीडियम में लैम्डा एम निकालो कितना होगा, इस लाइट का म्यू, ये लैम्डा जो है वो कितना होगा इस मीडियम के अंदर, ये हमें म्यू दे रखा है। ठीक है, और हमें बताना है म्यू का वैल्यू, मैं ले लेता हूं म्यू का वैल्यू, लेट से मैंने ले लिया 3/2।
ठीक है। तो लैम्डा हम एम हमें कैलकुलेट करना है, और ये वैक्यूम से लाइट आ रही थी, ये फ्रीक्वेंसी हमें वैक्यूम के अंदर दे रखा है, इतना फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। तो जब इस मीडियम में एंटर करेगा ये, ठीक है, इस मीडियम के अंदर, तो तुम्हें बताना है इस मीडियम में इसका लैम्डा कितना होगा। ट्राई करो जरा इसको, देखते हैं कैसे करेंगे इसको। बड़ा सिंपल सवाल है, आसानी से आंसर आ जाना चाहिए था इसका, है ना, इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो हम जानते हैं लैम्डा एम जो है ना वो होता है, किसी का आंसर आ भी रहेगा दो बच्चों का, अच्छा मैं म्यूटेड हूं, सॉरी, हाँ, तो आसानी से इसका आंसर आ जाना चाहिए था बच्चों, इसमें कुछ भी नहीं है। हम जानते हैं, एक बच्चे का आया भी, मृदुल का 4 आया, तो लैम्डा एम जो है वो लैम्डा बाई म्यू होता है, बस म्यू हमें दे रखा है, अगर हम लैम्डा निकाल लें यहां पर तो हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन लैम्डा हमें दे नहीं रखा, हमें दे क्या रखा है, फ्रीक्वेंसी, तो हमें फॉर्मूला मालूम है, फ्रीक्वेंसी इंटू में लैम्डा होता है स्पीड, और क्योंकि ये वैक्यूम है तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दे रखा है 5 इंटू में 10 की पावर 7, ये लैम्डा हो गया वैक्यूम के अंदर, और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर वेलोसिटी जो है 3 इंटू 10 की पावर 8 हो जाएगी। तो यहां से मेरा लैम्डा निकल कर गया, कितना आ गया 3/5, 30/5, बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं इसको, 6 हो गया, 6 मीटर। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे लैम्डा एम की तो हो जाएगा 6/म्यू, म्यू कितना होगा 3/2, तो 2 ऊपर जाएगा, 12/3 4 बन जाएगा, तो लैम्डा हमारा 4 मीटर निकल कर गया। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे सिर्फ 2 फॉर्मूले बच्चों, 2 फॉर्मूले, ज्यादा फॉर्मूले तुम्हारे नहीं लगेंगे। कौन कौन से 2 फॉर्मूले तुम्हें लगाने हैं, अगर जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मैं वापस ले जाऊंगा पीछे, टेंशन नहीं लेनी उतनी है, जब भी ऐसे फॉर्मूले आएंगे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हम बोलेंगे 2 चीजें हमें अप्लाई करनी है। पहली हमें अप्लाई करनी है फ्रीक्वेंसी इंटू में लैम्डा होता है वेलोसिटी, दूसरी हमें अप्लाई जो है वो तुम चाहो तो कर सकते हो, म्यू इज इक्वल टू सी बाय वी, और तीसरी हम चाहें तो ये वाली चीज याद रख सकते हैं कि लैम्डा एम जो है वो लैम्डा बाय म्यू होता है। तो ये 3 फॉर्मूलों से, हालांकि ये वाला फॉर्मूला इन्हीं से निकल करके आ जाता है, इन्हीं को अगर हम यूज करें तो ये वाला निकल कर आ जाएगा, लेकिन इसको अगर तुम अलग से याद करो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 फॉर्मूले अगर तुम्हें ध्यान रहेंगे, और वैक्यूम में स्पीड जो है वो सी होता है, ये भी तुम्हें ध्यान रखना है, वैक्यूम में जो स्पीड है वो सी होता है, तो तुम्हें कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ये 3 बातें, और 2 बातें कौन सी, और ये वाली बात भी, कौन सी वाली बात, ये वाली बात, कि मीडियम चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो यहां पर मैंने क्या किया, अब तुम कहोगे सर आपने लैम्डा तो वहां का निकाला है ना, लैम्डा हमारा, अगर हमसे कोई पूछे कि फ्रीक्वेंसी क्या होगा इस मीडियम में, तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। अगर हमसे क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी का पूछ दे इस मीडियम में फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो सेम होगा 5 इंटू 10 की पावर 7। हाँ, लैम्डा बदलेगा, और बदलने के लिए हम लिखेंगे लैम्डा बाय म्यू, और लैम्डा हमने इस तरह से निकाल लिया। तो ये तुम्हारे यहाँ पर 2-3 फॉर्मूले हैं, और इसके साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि मीडियम चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, लैम्डा भी चेंज होता है, वेलोसिटी भी चेंज होता है, ठीक है। इनको तुम ध्यान रखोगे तो इस वाले पार्ट पे जो भी छोटे मोटे क्वेश्चन बनते हैं वो हैंडल हो जाएंगे। हालांकि छोटे मोटे क्वेश्चन बनते हैं उन पे ज्यादा हम ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखने के बाद अब हम मूव करेंगे रिफ्रैक्शन के अंदर। रिफ्रैक्शन जिसे हिंदी में अपवर्तन कहते हैं, ये बेसिकली क्या फिनोमिना है, ये है कि जब भी हमारा जो इंसिडेंट लाइट है, ठीक है, या जब भी हमारा लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है, तो मीडियम में दूसरे मीडियम में एंटर करने के बाद या तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाता है या टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाता है, और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं बच्चों, रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो रिफ्रैक्शन का फिनोमिना हो गया। इसका डेफिनेशन लिखने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है, तो मैं छोटा शॉर्टकट में लिख दूं अगर डेफिनेशन, तो मैं लिखूंगा लाइट जब मीडियम वन यानी कि माध्यम 1 से मीडियम 2 में जाता है, तो वह या तो इधर मूव्स अवे और मूव्स टूवर्ड्स नॉर्मल, और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, हम रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं यहां पर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो पहला लॉ तो इसके अंदर भी सेम ही है, वो क्या है कि इंसिडेंट लाइट रिफ्रैक्टेड लाइट, अपवर्तित किरण, आपतित किरण,
एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। तो सारे सारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं, इसका मतलब क्या है, हम 2D में काम कर सकते हैं इसके अंदर भी, ठीक है। तो पहला लॉ तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो सेकंड जो लॉ है रिफ्लेक्शन में, अगर मैं बच्चों बोलूं सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉ है वो है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। रिफ्रैक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है वो है तुम्हारा स्नेल्स लॉ, ठीक है। क्या ये बोलता है उसको हम देखेंगे, लॉ नंबर 2, स्नेल्स लॉ, ठीक है। स्नेल्स बोले या स्नेल बोले, हिंदी में तो स्नेल ही बोलते हैं, बट जो भी है, लेकिन इसी लॉ पर जो है स्नेल का नियम, सारा सारा हमारा रिफ्रैक्शन जो है वो इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो सबसे अच्छे से इसको करना है बड़ी आसानी से, ये हम, और बड़ा ही सिंपल सा लॉ, ज्यादा मुश्किल नहीं है, कोई डेरिवेशन नहीं, सीधा हम इसको लेंगे एज इट इज, ठीक है। ये हमारा मीडियम म्यू1 है, ये हमारा मीडियम म्यू2 है। लेट से हमारी कोई भी लाइट आ रही है वो इस मीडियम से आ रही है, लेट से यहाँ पर नॉर्मल जो है वो हमारा कुछ ऐसा है, ठीक है। तो ये हमारा जो एंगल है बच्चों, ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम आई बोलेंगे। बाद में लाइट तुम्हारी लेट से ऐसे चली गई, ठीक है, ऐसे यहाँ से आ रही थी, ऐसे चली गई बाद में, तो इसको हम बोल देंगे लेट से I2, या फिर आर बोल देते हैं इसको, ठीक है। ये आई हो गया, ये आर हो गया, ठीक है। तो इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे, ये हमारा, ठीक है। एंगल ऑफ लिखने की जरूरत तो नहीं है, तो अंडरस्टूड ही है, ठीक है। आपतित कोण और ये अपवर्तन का कोण हो जाएगा, ठीक है। इसको तुम चाहो तो बोल सकता हूं मैं रिफ्रैक्टिंग एंगल, तो इसका अपवर्तन ये कोण हो जाएगा, ठीक है, अपवर्तन कोण, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है बच्चों, स्नेल्स लॉ बोलता है कि इस मीडियम का म्यू1 साइन आई शुड बी इक्वल टू म्यू2 साइन आर। ये जो है वो स्नेल का लॉ है, स्नेल्स लॉ है, स्नेल्स जो भी बोलना चाहो, ये उसका लॉ है। और पूरा का पूरा रिफ्रैक्शन सिर्फ एक ही फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, इस वाले फॉर्मूले के ऊपर। इससे हम लाखों चीजें और बना लेंगे, लेकिन सबसे जो मेन फॉर्मूला है वो यहां पर यही है, ठीक है। यहां पर तुम देख सकते हो, अगर मैं वो वाली बात को सिद्ध करने की कोशिश करूं जो तुमने बचपन में पढ़ी थी, कि साइन आर जो है यहां से अगर हम देखें तो निकल करके आ रहा है म्यू1 बाय म्यू2 साइन आई। इसका मतलब क्या हुआ, अगर म्यू2 बड़ा है म्यू1 के मुकाबले में, यानी आगे वाला मीडियम जो है वो डेंसर है, तो अगर म्यू2 बड़ा है म्यू1 से, तो ये वाली टर्म जो है वो छोटी हो जाएगी इस वाली टर्म से, और इसका मतलब r जो है वो छोटा हो जाएगा i से। तो अगर r छोटा हो गया i से, इसका मतलब ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। तो अगर म्यू2 म्यू1 से बड़ा है तो ये लाइट जो है वो गुजरने के बाद टुवर्ड्स द, ये तो सभी को मालूम होगा ना, इसको हमारे सर ने कैसे सिखाया था, हमारे सर ने इसको मेले वाले एग्जाम्पल सिखाते थे, कि जो डेंस है समझ लो वो मेला है ना, और जहाँ पे मीडियम जो है वो रेरर है यानी कि विरल है, वहां पर तुम समझ सकते हो कि वो खुली जगह, और रे को उसने बोला था बच्चा और नॉर्मल को बोले थे पापा। तो जब भी रे जो है वो रेरर मीडियम से डेंसर में जाएगी, खुली जगह से मेले में जाएगी, तो वो पापा के पास आ जाएगा बच्चा, ठीक है। और अगर वो डेंसर से रेरर में गई तो पापा से थोड़ा दूर हो जाएगा, थोड़ा खेल कूद सकता है, ठीक है। तो मुझे तो वही वाली बात अब तक स्टिक करती है, तो इसमें तुम्हें भी होपफुली कोई झंझट नहीं होगी, उसी को मैं प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पर। अगर तुमने म्यू2 बड़ा ले लिया तो ये वाला टर्म लेस देन 1 हो गया, अगर ये लेस देन 1 हो गया तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि साइन आर बाय साइन आई जो है ना, तुम चाहो तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, साइन आर बाय साइन आई जो है, इसको मैं हटा दूं यहाँ से, है ना। अब अगर म्यू2 बड़ा है तो साइन आर जो है वो छोटा होगा, साइन आई बड़ा होगा, और साइन में तुम जानते हो कि अगर वैल्यू छोटी है तो एंगल भी छोटा होगा। तो अगर म्यू2 बड़ा है तो साइन आई का वैल्यू बड़ा हो गया, साइन आर का वैल्यू छोटा हो गया, तो आर जो है वो छोटा हो गया आई से, तो क्या हो गया, टुवर्ड्स द नॉर्मल एंटर मारेगा। और अगर म्यू2 बड़ा हो गया, सॉरी म्यू2 अगर छोटा हो गया म्यू1 से, है ना, अगर म्यू1 बड़ा हो गया तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, तो यहाँ पर ये भी बड़ा होगा, ये बड़ा होगा तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, तो आर ग्रेटर देन आई हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें सिंपल जो हमने 10th क्लास में सीखा हुआ है उसको मैंने तुम्हें बता भी दिया बच्चों कि कैसे हम उसमें डील कर सकते हैं, ठीक है। होपफुली तुम्हें इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर जिस चीज को देख लिया, सभी को याद होगा ना 10th वाली बात, कि डेंसर से रेयर में एंटर करता है तो कैसे वो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा या टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगा, और रेयर से डेंसर में करेगा तो कैसे जाएगा, ठीक है। होपफुली सभी को ये वाली बात याद होगी, ठीक है। चलो अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं, उसको तुम करने की कोशिश करना, सिंपल सा एक सवाल है, ठीक है, सिंपल इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, इसको अप्लाई करो
और थोड़ा प्रैक्टिस कर लो कि कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है बच्चों, मैंने एक लिया सर्कल ऐसे, ठीक है, ये मेरी एक रे है, ठीक है, चलो पहले तो ये बना लेते हैं ऐसे, ठीक है, ये रे नहीं है तो ऐसे ही है, यहां से मेरी एक रे आ रही है इस तरह से, लेट्स से 60 डिग्री के एंगल पर, बाद में जाहिर सी बात है ये रे इसमें एंट्री मारेगी तो किसी एंगल पर जाएगी ऐसे करके, है ना, और बाद में फिर ये एंट्री यहाँ से बाहर निकलेगी तो फिर किसी एंगल पर जाएगी, ये एंगल कितना भी होता है मुझे मालूम नहीं, मैंने ऐसे मान लिया। तो ये पूछा गया है यहाँ पे जो नॉर्मल अगर हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे ये नॉर्मल अगर हम ड्रॉ करें ऐसे करके, नॉर्मल क्या होगा यहाँ से, है ना, ऐसे करके, तो ये यहाँ पे नॉर्मल होगा, सेंटर होता है ना नॉर्मल यहाँ पे, ये जो एंगल ई है इसका वैल्यू पूछा गया कितना होगा, ठीक है, और यहाँ का म्यू दे रखा है लेट्स से √3 और यहाँ का जो म्यू है वो है 1, ठीक है। तो ई का वैल्यू तुम्हें बताना है, इसको जरा ट्राई करो बच्चों। तो पहले यहाँ पे लगाना है स्नेल्स लॉ, फिर यहाँ पे लगाना है स्नेल्स लॉ, आंसर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी बीच में ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी, करो जरा, सभी का आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर, ट्राई करो जरा इसको। चलो देखो इसको सोल्व करते हैं बच्चों, बड़ा ही आसान था इसको सोल्व करना और सारे बच्चे इसको सोल्व कर सकते थे, शायद किसी का जवाब भी आया है, 60 डिग्री आया है मनीष का जवाब, लेट्स सी मनीष। तो पहले हम इस एंगल को हमने बोल दिया आर, बोल दिया हमने इस एंगल को, तो पहले यहां पे लगाता हूं इस वाले पॉइंट को मैंने बोल दिया ए पॉइंट, लेट्स राइट स्नेल्स लॉ एट ए, तो स्नेल एट ए, स्नेल है या स्नेल है ये मुझे नहीं मालूम प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, हिंदी में तो स्नेल ही बोल रहे हैं, बाकी क्या मालूम, ठीक है। स्नेल तो SNAIL होता है, तो इससे लगता है स्नेल होना चाहिए, बट क्या क्या कह सकते हैं। आगे देखो, तो म्यू यहां पर हो गया 1 साइन 60 इज इक्वल टू यहां का म्यू √3 और साइन r, ठीक है। शायद किसी और बच्चे का जवाब आया 20 जो है वो जवाब आया पुखराज का 20 डिग्री। अब ये समझने वाली बात है कि पुखराज ने निकाला कैसे 20 डिग्री, तो 60 जो है वो √3/2 हो गया, यहाँ पे हो गया √3 साइन r, √3 से √3 कट गया, तो यहां से हमारा r साइन r आ गया हाफ, तो r का वैल्यू आ गया 30 डिग्री। अब ये r 30 डिग्री आया, बट हमें आगे ये वाला भी चाहिए, लेकिन यहां पर हम क्या बोलेंगे, अगर इस ट्रायंगल की बात करें, अगर मैं इसको यहां से ज्वाइन कर दूं, ये O हो गया, ये B हो गया, तो यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों कि ट्रायंगल जो AOB है उसमें जो AO है वो OB के बराबर है, क्योंकि दोनों रेडियस है, क्योंकि दोनों ही क्या है, रेडियस है, ठीक है। तो अगर AO OB के बराबर है तो वो एंगल भी सेम होंगे, तो ये हम यहां पे लिख सकते हैं, अगर मैंने इसको लेट से R1 बोल दिया है, R1, और इसको लेट से मैं R2 बोल दूं, तो हम यहां पे लिखेंगे कि फिर R1 जो है वो R2 के बराबर होगा, और जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 30 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। तो अगर ये हो जाएगी, अब हम क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ एट B पॉइंट लगा देंगे, तो मैं यहां पे लगाऊंगा स्नेल एट B, तो ये हो गया म्यू यहां का √2 साइन R2 इज इक्वल टू, यहां का म्यू है वो 1 है, और ये हो गया साइन E, तो √2 और साइन R2 कितना 30 डिग्री, तो ये हो गया हाफ, और ये हो गया साइन E, ठीक है। तो यहां पर मैंने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की है, ये √3 था, सॉरी ना, तो √3/2 यहां से E का वैल्यू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो मनीष का जवाब जो है वो ठीक था, यहां से आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 60 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब एक बात मैं और बता दूं इसके अंदर, इसको देख लो, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। डेविएशन रिफ्रैक्शन में कितना होता है वो भी हम देख लेते हैं। तो अगर हम यहां पर बात करें तो डेविएशन की बात भी कर लेते हैं, डेविएशन इन रिफ्रैक्शन, यानी कि रिफ्रैक्शन में विचलन कितना होता है, ठीक है। तो हम यहां पर विचलन जो है वो देख लेते हैं, अपवर्तन के अंदर कितना होता है। तो अगर तुम्हारी कोई रे ऐसे जा रही है, यहां से तुम्हारी रे आई कोई ऐसे आई के एंगल पर, बाद में वो ऐसे जा रही है लेट से आर के एंगल पर, ठीक है,
तो जो डेविएशन होता है वो होता है मोड ऑफ आई माइनस में आर, ठीक है। अब अगर आई बड़ा होगा तो आई को पहले लिख देंगे, आर बड़ा होगा तो आर को पहले लिख देंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा डेविएशन होता है। जैसे इस क्वेश्चन में अगर कोई हमसे पूछ लेता कि डेविएशन कितना होगा, तो देखो पहले वाले केस में हम क्या बोलेंगे, डेविएशन कितना होगा, हालांकि हमसे पूछा नहीं है किसी ने, लेकिन अगर डेविएशन को भी मैं साथ ही इंक्लूड कर लूं तो मैं बोलूंगा डेविएशन 1 जो है वो हो जाएगा, आई बड़ा है आर छोटा है, तो 60 माइनस में 30, तो कितना हो जाएगा 30। कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगा, ऐसे, तो ऐसा डायरेक्शन कौन सा हो गया, ये वाला डायरेक्शन, इसको हम बोलेंगे क्लॉकवाइज। अगर डेल्टा 2 की बात करोगे तो वो भी ई बड़ा हो गया बागे वाला और R2 छोटा है, तो 60 माइनस में 30 होगा वो भी, और वो भी कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, क्योंकि ये डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर रहा है, तो इधर की तरफ ये बेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे इसको, इधर की तरफ ना, ऐसे होगा यहाँ से इधर की तरफ, तो ये हमारा ये भी ऐसा ही हो गया। तो डेल्टा नेट की अगर बात करोगे तो वो 60 डिग्री आ जाएगा इस डायरेक्शन में। तो ये ऐसे रे जा रही थी, है ना, फाइनली तुम्हारी रे इनिशियली ऐसी थी, है ना, ये वाली जो रे है ये ऐसे जा रही थी, और बाद में जो रे है ऐसे जा रही है, तो ये दोनों के बीच का जो एंगल है ये डेल्टा नेट हो गया, इसका वैल्यू 60 डिग्री निकल करके आया। तो अगर डेल्टा नेट का सवाल पूछा जाए तो वो भी हम आंसर कर सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। सभी को समझ में आ गया ये। चलो अगला क्वेश्चन दूं, उसको करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, एक सेकंड जरा, एक। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है बच्चों, थोड़ा सा AEEE 2011 में आया हुआ सवाल है, सिंपल सवाल, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये बोल रखा है कि XY प्लेन जो है ना वो सॉर्ट ऑफ बाउंड्री है, ठीक है। तो XY प्लेन क्या हो गया, टू मीडिया की बाउंड्री है, दो मीडियम्स, मीडियम का प्लूरल जो है वो मीडिया हो जाता है, दो मीडिया की बाउंड्री है, ठीक है। तो XY प्लेन ऐसे बाउंड्री, ऊपर Z में एक मीडियम होगा और Z से नीचे भी एक मीडियम होगा। तो यहां पे बोल रखा है कि Z ग्रेटर देन 0 के लिए जो है वो म्यू का वैल्यू है √2, और Z लेस देन के लिए, है ना, तुम इसको अगर यहां पर इमेजिन करो तो ये तुम्हारा लेट से हो गया है X, ये तुम्हारा हो गया लेट से Y। अगर XY ऐसे इमेजिन करोगे तो फंस जाओगे ना, क्योंकि Z फिर ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो अच्छा होगा कि तुम XY ना बनाओ, अगर तुम्हें Z यहां पर चाहिए, है ना, ज्यादा बेहतर ये होगा कि Z मुझे यहां पर मैं कर लूं, ज्यादा बेहतर हो जाएगा मेरा, ठीक है ना। तो अगर मैं Z यहां पर लेकर आऊंगा, X यहां पर लेकर के आऊंगा, तो ये मेरा I हो गया, ये मेरा K हो गया। तो I क्रॉस K, I क्रॉस K, तो I क्रॉस K कितना होता है, माइनस का J होता है। तो बाहरी तरफ मेरा क्या बनेगा, यहाँ इसकी तरफ क्या बनेगा, मेरा माइनस का Y बनेगा, ठीक है, और अंदर क्या बनेगा, प्लस का Y बनेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है ना। सब ऐसा नहीं होता कि किसी को दो तुम्हारी मर्जी होती है, तीसरा फिर क्रॉस प्रोडक्ट से निकालते हैं, ये बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि तुम आई किसको मर्जी मान लो, के किसको मर्जी मान लो, जे कोई मर्जी हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आई दो तुम अपनी मर्जी से मान सकते हो, तीसरा तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट से निकालना होता है, ठीक है। तो हमने आई मान लिया, इसको के मान लिया, तो आई क्रॉस के क्या होता है, माइनस का जे। तो ये वाली जो डायरेक्शन है ऐसे राइट हैंड रूल से, जो बाहर वाली डायरेक्शन है वो माइनस का बनेगी, ठीक है। खैर इसकी हमें कोई जरूरत नहीं, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं यहाँ पर। तो अगर हम ऐसे मान ले तो ये जो हमारा है ना, ये हमारी XY जो है, ये XY जो है ये हमारा बाउंड्री हो गया सॉर्ट ऑफ, ठीक है। तो अगर मैं 2 डायमेंशन बनाऊंगा तो कुछ ऐसा डायग्राम बन जाएगा कि ये हमारा हो गया भाई X, ठीक है, और यहाँ पर जो Y है उसको मैं लिख देता हूँ क्रॉस, क्रॉस यानी अंदर की तरफ Y पॉजिटिव आएगा, ठीक है, पॉजिटिव Y, तो बाहर की तरफ Y नेगेटिव आ जाएगा अपने आप ही, ठीक है। तो Y लिख देता हूँ सिर्फ, पॉजिटिव तो अंडरस्टूड ही है, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे हो गया Z, ठीक है। तो ये हमारा जो ये वाला जो है ना, ये यहाँ पर ये हमारा मीडियम की बाउंड्री होगी, XY प्लेन है ना, ये X है, सामने जो है प्लेन कौन सा आएगा, Y आएगा, ऊपर नीचे Z होगा, ठीक है। खैर, तो Z ग्रेटर देन 0 यानी यहां पर जो मीडियम है उसका वैल्यू है √2, और यहां पर जो मीडियम है लेस देन 0 के लिए वो हमारा वैल्यू दे रखा है उन्होंने √3, ठीक है, ये हमें मेंशन है। अब इसमें उन्होंने बोला कि एक रे ऑफ लाइट है जो कि इंसिडेंट हो रही है ना, एक रे ऑफ लाइट है, रे ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज गिवन बाय, इन मीडियम 1, इसको मीडियम 1 बोला गया है, मीडियम 1, ये है मीडियम 2। रे ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज गिवन बाय, कैसे दी जाती है, 6 √3 I कैप
प्लस 8√3 जे कैप माइनस का 10 के कैप। ठीक है, तो पूछा जाता है फाइंड एंगल आर इन मीडियम टू। तो बेसिकली सवाल क्या है कि अगर तुम इंसिडेंट एंगल निकालो तो दोनों के म्यू मालूम है तो एंगल आर अपने आप निकल जाएगा। तो टेक्निकली क्वेश्चन पूछा इंसिडेंट एंगल क्या होगा। क्वेश्चन सभी समझ में आ गया, मैंने बड़ा अच्छे से इसको समझा दिया है, अब तुम आसानी से इसको कर सकते हो। AAA का सवाल है 2011 का। ठीक है, जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी तो उसके आसपास जो है ये हुआ था, है ना, क्योंकि अप्रैल के आसपास ही होता है, अप्रैल में होता है। मे भी इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने के बाद का ये सवाल है, क्योंकि AAA या उसी हफ्ते का 2 अप्रैल को जीता था मेरे ख्याल से AAA। और जहां तक मुझे याद है AAA हमेशा अप्रैल के फर्स्ट वीक में होता था जब मैं पढ़ाई करता था, तो मे भी 9 को हुआ हो, है ना, या सेकंड वीक में भी कभी कभी हो जाता था। तो पहले सेकंड में, लास्ट अप्रैल में IIT होता था और पहले दूसरे में AAA होता था। हु नोज कि क्या पता उसी दिन पेपर हो AAA का, मैं चेक करता हूँ ना। खैर एनीवेज, करो जरा इस क्वेश्चन को ट्राई। तुम लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा कलर में ऐसा चूज करूं जो दिख जाए अपने को। मे बी येलो कलर विल बी क्वाइट विजिबल, और इवन ऑरेंज भी आई गेस। नहीं, ऑरेंज तो नहीं है, मे बी ब्राउन। ब्राउन दिख रहा है, चलो ठीक है, करें इसको। तो बड़ा आसान सा ये जवाब था। ये इंसिडेंट रे आ रही है तुम्हारी ऐसे करके, कैसे करके आ रही होगी। ठीक है, तो नॉर्मल जो है यहाँ पे ऐसा बनेगा, तो ये हमारा नॉर्मल हो गया। तो नॉर्मल हमारा क्या हो गया, प्लस के कैप हो गया, है ना। यूनिट वेक्टर तो प्लस के कैप हो जाएगा। तो अगर दोनों के बीच तुम्हें एंगल निकालना है तो कितना मुश्किल खेल है, एंगल तो आसानी से निकल जाएगा यहाँ पे हमारा ना, है ना। तो ये हमारा इंसिडेंट लाइट हो गया। इन दोनों में एंगल निकालना है, कैसे निकालते हैं, थीटा एंगल। थीटा एंगल हम निकालते हैं कोस थीटा इज इक्वल टू A डॉट बी अपॉन में मोड ऑफ A मोड ऑफ B, ऐसे करके निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम करेंगे तो जो नॉर्मल है हमारा वो के कैप है, तो सिर्फ के कैप वाला बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो इसको लिख सकता हूँ मैं 6√3 आई कैप प्लस 8√3 जे कैप माइनस 10 के कैप का डॉट लिया हमने, और डॉट लिया के कैप के साथ, और नीचे दोनों का मोड। ठीक है, नीचे दोनों का मोड, तो इसका जो मोड है वो बनेगा 36 36 इंटू में 3, इसका बनेगा 8 8 64 64 इंटू में 3, और ये होगा 10 का 100, और के कैप का तो 1 ही बनेगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर हम देखें, अच्छा एक बात ध्यान रखना कि इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है और ये ऐसे आ रही है, तो जो हम एंगल निकल रहा है वो हमारा ये एंगल निकल करके आ रहा है ना, मैंने तुम्हें पहले ही बताया। तो एंगल हमारा कौन सा निकल करके आया, ये वाला एंगल निकल कर। तो मैं थोड़ा सा इसको अगर मॉडिफाई कर दूं यहाँ पर हल्का सा, तो ये एंगल हमारा थीटा नहीं होगा, ये एंगल तो हमारा आई है, ये एंगल हमारा क्या है, आई। ठीक है, तो अगर ये इंसिडेंट है तुम्हारी ऐसे आगे भेज दूं मैं, एक सेकंड, अगर इंसिडेंट रे में ऐसे कैसे आगे भेज दूं, हालांकि ऐसे जाएगी नहीं, मुड़ेगी वो, तो ये जो एंगल है ना, ये एंगल मैं थीटा बोल रहा हूं। ठीक है, और ये वाला जो हमारा एंगल है ये तो आई ही है। कौन सा एंगल, ये वाला जो एंगल है ना, ये आई है, लेकिन हम जो निकाल रहे हैं वो थीटा निकाल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं ना कि दोनों की हमारी क्या होनी चाहिए, ये आई है। ठीक है, तो इससे जो मैं निकाल रहा हूं ए और बी, ए ये वाला वेक्टर हो गया, तो इस वाले वेक्टर से पूंछ मिली हुई होनी चाहिए। ये वाले हम जानते हैं ना कि अगर ये वेक्टर ऐसा है, ये वेक्टर ऐसा है, तो डॉट प्रोडक्ट से जो निकलेगा वो ये वाला एंगल नहीं निकलेगा, वो दोनों की पूंछ से पूंछ मिलाओगे ये वाला एंगल निकलेगा। तो यहां से हमें क्या करना है, पूंछ से पूंछ मिलानी। तो इंसिडेंट ये और नॉर्मल ऐसे ऊपर, तो हमें पूंछ से पूंछ मिलानी, तो ये वाला एंगल हमारा निकल करके आएगा इससे, और उसको 180 में से माइनस करेंगे तो हमारा आई मिल जाएगा हमें। ठीक है, खैर एनीवेज, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 180 माइनस आई भी लिख सकता हूँ। तो ये हमारा हो जाएगा 180 माइनस में आई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 10 बचेगा, और नीचे कितना बचेगा बच्चों, 36 इंटू में 3 64 इंटू में 3, 3 यहाँ पे कॉमन आएगा, 36 और 64 कितना हो जाएगा 100, तो 100 इंटू में 3 यानी 300, 300 प्लस 100 400, 400 का अंडर रूट 20। तो यहाँ पर हमारा आ गया, अगर हम देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको मैं ऊपर ले जाऊं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कोस 180 माइनस आई कितना होता है, माइनस का कोस आई इज इक्वल टू माइनस का हाफ। तो यहाँ पे कोस आई का वैल्यू आ गया हाफ, तो आई का वैल्यू आ गया 60 डिग्री।
अगर आई का वैल्यू 60 डिग्री क्या लगाएंगे, स्नेल्स रूल लगाएंगे, तो लिखेंगे μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। तो μ1 का वैल्यू यहाँ पर हो गया √2, ठीक है, और यहाँ का देखा √3, साइन आई हो गया साइन 60 और μ2 हो गया √3 और ये हो गया साइन r। तो √2 और साइन 60 कितना हो जाएगा, √3/2 इज इक्वल टू √3 साइन r। √3 से √3 कट गया, ये बन गया 1/√2। तो साइन r अगर 1/√2 तो r कितना होगा 45 डिग्री, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना इजी सवाल था ये। मेरे ख्याल से तुम जो है वेक्टर को देख करके तुम्हारे सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, लेकिन वेक्टर का यहाँ पे सिर्फ एक ही काम है, सिर्फ एंगल निकालना, और एंगल निकालने के लिए तुम्हें दो वेक्टर चाहिए, दोनों वेक्टर्स के बीच का तुम एंगल आसानी से निकाल सकते हो। निकाला, आंसर पाया हमने। ऐसा क्वेश्चन हमने रिफ्लेक्शन में भी किया, ऐसा क्वेश्चन हमने रिफ्लेक्शन में भी कर लिया। तो वेक्टर को देख करके इतनी तुम्हारी हवा क्यों टाइट हो जाती है, ठीक है, हवा टाइट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम मैथ के बच्चे हो, और तुम्हारी अगर मैथ में हवा टाइट होगी तो फिर किसकी टाइट नहीं होगी। तुम कहोगे सर मैथ हमें वैसे भी, अच्छा तुम कहोगे सर अभी मैथ में हमने किया ही नहीं है ना, तो टेक्निकली मैथ का सहारा हम नहीं ले सकते हैं आगे। मैथ तुम कर लोगे, अभी वेक्टर 3D तुम्हारा आएगा, तुम इसमें तो तुम एक्सपर्ट हो जाओगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली तुम्हें, ठीक है। तो मैं ज्यादा जोर नहीं दूंगा इसके ऊपर, वेक्टर सिखाने के ऊपर, ऑल्दो बेसिक मैथमेटिक्स हम हल्का हल्का देख चुके हैं, बट तुम 12th में एक्सपर्ट वैसे ही हो जाओगे। लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालते हैं ए डॉट बी अपॉन में ए मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी से, और दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वो दोनों की पूंछ से पूंछ मिलानी होती है, दोनों के हेड से हेड। ऐसे नहीं करना एक का पूंछ दूसरे की टेल पे लग रहा हो, जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये एंगल हमारा नहीं निकल करके आएगा, तो इसको मैं आगे एक्सटेंड करूंगा तो फिर इसकी पूंछ से इसकी पूंछ, ये वाला एंगल निकल करके आएगा, और फिर आई जो है वो 180 माइनस में थीटा हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पर किया। कोस थीटा को क्या लिख दिया, 180 माइनस में आई लिख दिया, ठीक है। तो थीटा 180 माइनस आई है और आई भी 180 माइनस थीटा है, ठीक है। तो जो मर्जी रिप्लेस कर दो। खैर यहां से हमारा आंसर आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों इसके अंदर। तो अब हम इसमें मैं तुम्हें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं जो तुम्हारी बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। वो ये बात है, इसको देखना जरा। सपोज करो ये हमारे बहुत सारे मीडियम्स हैं, ये हमारा पहला मीडियम हो गया, लेट से ये हमारा दूसरा मीडियम हो गया, ये हमारा लेट से तीसरा मीडियम हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा μ1 है लेट से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट से μ2 है, यहाँ पे हमारा दोबारा से लेट से μ1 हो गया, यहाँ पे फिर हमारा μ3 हो गया लेट से, है ना, कुछ ऐसे कहानी है। ये हमारा लेट से एक मैं नॉर्मल ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो लाइट तुम्हारी पहले ऐसे आ रही, लेट से लाइट ऐसे करके आ रही है, ठीक है। तो ये तुम्हारा एंगल है, सपोज करो θ1, ठीक है। बाद में तुम्हारी लाइट जो है वो लेट से ऐसे मुड़ गई, ये तुम्हारा एंगल θ2 हो गया। फिर यहाँ पे θ2 तो यहाँ पर भी अपने आप ही θ2 होगा, ठीक है। बाद में लाइट से लाइट हमारी ऐसे मुड़ गई, ठीक है। इसको मैं θ3 बोल दूं, ठीक है। तो ये हमारा θ3, फिर आगे जाएंगे तो ये भी अपने आप θ3 होता है, ठीक है। फिर आगे यहाँ पर जाएगी तो इसको हम कोई और एंगल का नाम दे सकते हैं, ठीक है, जो भी। ऐसे हमारी लाइट जो है वो चल रही है लेट से। अब एक बात मैं तुम्हें बोलना चाहूंगा, इस वाली कंडीशन के लिए पहले तो कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए, कंडीशन होनी चाहिए कि मीडियम्स जो है वो पैरेलल होने चाहिए, ठीक है। मीडियम्स आर पैरेलल, ठीक है। ऐसे नहीं होना चाहिए कोई मीडियम ऐसे हो, फिर ये वाली बात हो सकता है सच ना हो सकता है सच हो भी जाए, लेकिन फिर हम श्योर नहीं है। और खासकर जो मैं चीज बताने वाला हूं वो तो बिल्कुल भी नहीं लगेगी, ठीक है। तो मीडियम्स आर पैरेलल, ठीक है। पहली चीज ये होगी कि मीडियम्स जो है वो पैरेलल होने चाहिए, ठीक है। बस पहली चीज यही कंडीशन है मेन, और तो कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। पैरेलली स्टैक्ड बोल सकते हो, पैरेलली प्लेस्ड बोल सकते हो, जो भी तुम बोलना चाहो, ठीक है। ये हमारी इसके लिए कंडीशन होगी, ठीक है, तभी हम ये वाली चीज लगाएंगे। अब देखो जरा यहाँ पर, तो मैंने पहले भी लगाया स्नेल्स लॉ, तो क्या निकल करके आया, μ1 sin θ1 इज इक्वल टू μ2 sin θ2, ठीक है। ये हमारा निकल कर गया। फिर मैंने यहां पर लगाया तो क्या निकल करके आया, इस ये वाला मीडियम कितना है, μ2, कलर दूसरा ले ले, sin θ2 इज इक्वल टू, है ना, यहां पे लगा रहा हूं, तो μ2 sin θ2 इज इक्वल टू, और यहां पर देखेंगे तो μ1 sin θ3 आ गया। तो अगर मैं इस μ2 sin θ2 जो है ये पुट कर दूं यहां पर, है ना, तो अगर मैं इस μ2 को इसमें रिप्लेस कर दूं, है ना, ये μ2 का वैल्यू यहां पर रिप्लेस कर दूं, तो मैं क्या लिख पाऊंगा, μ2 sin θ2 को लिख सकता हूं μ1 sin θ1, तो ये बन जाएगा μ1 sin θ1 इज इक्वल टू μ1 sin θ3। तो यहां पर मैं क्या बोल पाऊंगा कि μ1 मेरा कट गया, इसका मतलब क्या आ गया, θ1 इज इक्वल टू θ3। तो पहला तो जो मैं कंक्लूजन है वो ये बोल पा रहा हूं, ये मेरा कंक्लूजन नंबर 1 है। कंक्लूजन नंबर 1 मैं ये कह सकता हूं कि अगर मीडियम सेम है तो उसमें एंगल भी सेम रहेगा। मीडियम सेम है
ये कंडीशन मत भूल जाना ऊपर। मीडियम सेम है तो एंगल सेम रहेगा, ठीक है। और कंक्लूजन नंबर 2 में ड्रॉ करने वाला हूं यहां पर। सपोज करो मैं इसको और आगे प्रोसीड कर जाता हूं, ठीक है, और मैं, है ना, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 था, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 था, मैं इसको यहां पर भी प्रोसीड कर जाता हूं। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, यहां पर मैं लिखूंगा μ1 sin θ1, ये sin θ3 बोल सकते हैं, इसको 1 बोल सकते हैं, जो मर्जी जाओ बोल लो, क्योंकि θ3 θ1 के बराबर आया, इज इक्वल टू, यहां पर अगर हम देखेंगे तो μ3 sin θ4, ठीक है। इसको μ4 बोल दूं मैं, चलो इसको μ4 बोल देते हैं ना, ताकि वो थोड़ी सिमेट्री रह जाए ना। तो अभी इसको मैं एंगल बोलते θ4, तो μ4 sin θ4, ठीक है। अब देखो जरा, तो μ1 sin θ3 को मैं रिप्लेस कर सकता हूं, μ1 sin θ3 को मैं रिप्लेस कर सकता हूं μ1 sin θ1 से, और μ1 sin θ, अरे यार कौन है, सॉरी मैं दोबारा, μ1 sin θ3 को मैं रिप्लेस कर सकता हूं μ2 sin θ2 से, और μ2 sin θ2 को मैं रिप्लेस करता हूं μ1 sin θ1 से। तो बेसिकली अगर मैं इस वाली इक्वेशन में, देखना जरा इस वाली इक्वेशन में क्या कर रहा हूं मैं, ये सेकंड कंक्लूजन है, μ4 sin θ4, μ1 sin θ3 को मैंने रिप्लेस कर दिया है यहां पर, μ1 sin θ3 को μ2 sin θ2 से, और μ2 sin θ2 को रिप्लेस कर दिया μ1 sin θ1 से, तो ये हो गया μ1 sin θ1। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकल करके आया बच्चों, कि सपोज करो मुझे यहां का एंगल निकालना θ4 और मुझे यहां का एंगल मालूम है, तो अगर सारे मीडियम्स तुम्हारे पैरेलली प्लेस्ड है ना, तो मैं सीधा इस वाले में और इस वाले में स्नेल्स लगा सकता हूं, बाकी सारे बीच वाले मीडियम को स्किप कर सकता हूं मैं। तो मैंने, अगर मुझे यहां का मालूम है μ1 sin θ1 और मुझे यहां का निकालना है μ4 sin θ4, सीधा डायरेक्टली कर सकता हूं, बीच वालों पार्ट को मैं स्किप कर सकता हूं। मैं इसका एग्जांपल लेता हूं, तुम्हें समझ में आएगा। तो ये हमारा सेकंड कंक्लूजन है। सेकंड कंक्लूजन हमारा क्या है, सेकंड कंक्लूजन है कंक्लूजन 2, कि डायरेक्टली वर्क बिटवीन टू मीडियम, डायरेक्टली वर्क इन टू मीडियम्स, इन एनी टू मीडिया, इन एनी टू मीडिया, ठीक है। क्या इसका मतलब है, दिखाता हूं तुम्हें एग्जांपल। देखो जरा, ये एग्जांपल मैंने लिया कि लेट्स से μ1 का वैल्यू है 1, लेट्स से μ2 का वैल्यू है 2, लेट्स से μ3 का वैल्यू है 3, ऐसे करते करते हम जाएंगे μ50 तक, ठीक है। ये फर्स्ट मीडियम हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये हम 50th तक जाएंगे, ठीक है। और हमें दे दिया जाए कि इस वाले मीडियम में जो एंगल है लेट्स से वो 30 डिग्री है, तो बताओ 50th मीडियम में जो θ50 है वो कितना होगा। अब एक तरीका तो हो गया कि, है ना, एक तरीका तो हो गया कि मैं पहले इसमें करूं, फिर इसमें से, लेकिन वो तो हमारा बहुत लेंथी हो जाएगा। तो मैं सीधा क्या काम करता हूं यहां पर, कि μ1 sin θ1 इज इक्वल टू μ50 sin θ50। तो μ1 का वैल्यू यहां पर कितना हो गया बच्चों, एक सेकंड रुकना बच्चों, करना उसके लिए। तो μ1 का वैल्यू हमारा यहां पर हो गया 1, और यहां पर हम क्या लिखेंगे, sin 30 डिग्री, और μ50 का वैल्यू कितना होगा भाई, μ1 का 1 है, μ2 का 2 है, μ3 का 3 है, ऐसी सीरीज कंटिन्यू होगी, तो μ50 का कितना होगा, 50 होगा, ठीक है। तो 50 sin θ50, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे 1/2, और ये 50 कितना हो जाएगा, नीचे जाकर के 1/100, तो 1/100 इज इक्वल टू sin θ50। तो θ50 का वैल्यू यहां पर हम लिख सकते हैं sin इनवर्स 1/50, ठीक है। तो ये यहां पर कहानी है, डायरेक्टली काम करो, क्योंकि देखो अगर तुम्हें समझ में नहीं आया कि सर कैसे हमने डायरेक्टली काम किया, तो तुम यहां पे देख सकते हो इसको, μ1 sin θ1 इज इक्वल टू μ2 sin θ2, और μ2 sin θ2 जो है, अरे ये छिपकली को लगता है ये जो एरो है ना, ये मच्छर है, तो ये बार बार कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाती है, चल कितनी बार तू उल्लू बनेगी। तो μ2 sin θ2 कितना हो गया, μ3 sin θ3 के बराबर, और μ3 sin θ3 कितना हो जाएगा, μ4 sin θ4 के बराबर, ऐसे चलता जाएगा। तो इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं इससे, इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं इससे, तो लास्ट में जब आएगा ना μ50 sin θ50, इधर क्या होगा, μ49 sin θ49, तो μ49 sin θ49 को मैं μ48 sin θ48 से रिप्लेस कर दूंगा, उसको मैं μ47 sin θ47 से, उसको μ46 sin θ, तो करते करते मैं यहां तक ही पहुंच जाऊंगा। सीधा मैं पहले से और आखिरी में लगा सकता हूं। मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले में और 50 में डायरेक्टली काम कर दिया। ऐसे मैं चाहूं तो पहले में और 39 में भी काम कर सकता हूं,
पहले मैं 27 में भी काम कर सकता हूँ अगर मुझे थीटा 27 निकालना है, पहले में, और मैं 19th में भी काम कर सकता हूँ, पहले में 8वें में भी काम कर सकता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन मुझे किस मीडियम का थीटा निकालना है। ठीक है, तो ये वाली बात समझ में आ गई तुम्हें कि ऐसे डायरेक्टली काम किया जा सकता है। ठीक है, इसका मैं एक बहुत ही क्लासिक जो है वो एग्जांपल लेने वाला हूं, तुम उसको करने की कोशिश करना। हाँ, तो क्वेश्चन देखो जरा। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, बड़ा ही अच्छा सवाल है, और देखना तुम कर नहीं पाओगे, और लेकिन था इतना आसान, तुम कहोगे अरे सर मैं तो बस, हालांकि मैं थोड़ा हिंट भी दूंगा ताकि मैं चाहता हूं कि तुम करो, है ना। जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाना शुरू किया ना, तो मेरा एटीट्यूड था कि क्वेश्चन नहीं होने दूंगा बच्चों से मतलब क्लास, मतलब ऐसे लगे कि हाँ भाई क्वेश्चन हुआ नहीं है, फिर वो बच्चे सीखेंगे कि अच्छा ऐसे करना था क्या। फिर मैंने धीरे धीरे रियलाइज़ किया कि ये तो बहुत ही डीमोरलाइजिंग होता है बच्चों के लिए कि कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर मैं हल्के हल्के क्वेश्चन में हिंट देने शुरू कर दिए ताकि बच्चों से क्वेश्चन हो पाए और बच्चों को लगे कि हाँ भाई ईजी है, हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे तुम धीरे धीरे एक्सपीरियंस से बहुत सारी बातें सीखते हो। तो ये मेरा स्टार्टिंग में एटीट्यूड रहता था बच्चों की तुम कर, तो इसलिए मैं कम से कम बच्चों को इन्फॉर्मेशन देता था क्वेश्चन के बारे में, मतलब जो क्वेश्चन में दे रखा है एक्जैक्टली वही बोलता था, कुछ भी हल्की सी हेल्प नहीं करता था, क्योंकि मुझे लगता था बच्चों को होना नहीं चाहिए, फिर मैं दिखाऊंगा अच्छा ऐसे सोल्व करते हैं बेटा इसको, है ना। खैर एनीवेज वो तो बचपन की बेवकूफियां थी। अब म्यू का वैल्यू जो है वो है 2/1 + y²। अब ये एक ऐसा म्यू हो गया जो बदल रहा है टाइम हाइट के साथ, ये हमारा y है, ये हमारा x है। तो मतलब अगर तुम y=0 देखोगे तो म्यू का वैल्यू 2 है, y=1 पे देखोगे तो म्यू का वैल्यू 1 है। इस तरह से ये म्यू का वैल्यू जो है वो बदलता जा रहा है। ठीक है, तुम कहोगे सर y का वैल्यू फिर 1 से जो है मतलब छोटा नहीं होना चाहिए, मतलब म्यू का वैल्यू लेस देन 1 नहीं होना चाहिए, y का वैल्यू 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, वो सब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं तुम्हें। ठीक है, उस सब का तुम हाइपोथेटिकली मान सकते हो कि ऐसा मुमकिन है। ठीक है, तो म्यू का वैल्यू हमारा 2/1 + y² है। ठीक है, तो एक तुम्हारी इंसिडेंट लाइट रे आती है ऐसे करके यहां से, ये, और यहां पर इंसिडेंट करती है। ठीक है, ये आई जो है ये दे रखा है तुम्हें 60 डिग्री। ठीक है, तुमसे पूछा गया है कि ये रे जब आगे जाएगी तो ये रे ऐसे मुड़ती है, और एक टाइम पे जाकर के रे हॉरिजॉन्टल हो जाती है ऐसे करके। ठीक है, तो एक टाइम के बाद जो ये रे तुम्हारी है ये तुम्हारी इस तरह से हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो जिस समय पर ये हॉरिजॉन्टल होगी उस हाइट को हमने बोल दिया h। तो क्वेश्चन पूछा है फाइंड h का वैल्यू निकालो। अब मैं वैसा नहीं हूं कि तुम्हें अब देखे तुम्हें लगेगा अरे यार ये तो होने से रहा क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अब मैं तुम्हें धीरे धीरे बच्चों हिंट दूंगा तो तुम समझ जाओगे। पहली बात, जो मीडियम्स हैं वो पैरेलली स्टैक्ड हैं। क्यों पैरेलली स्टैक्ड है, पैरेलली प्लेस्ड है? क्योंकि y बदलेगा तो तुम्हारा म्यू बदलेगा, और म्यू बदलता है तो मीडियम बदलता है। यानी कि मीडियम तुम्हारे ऐसे हैं, y का वैल्यू कांस्टेंट तो ये एक मीडिया, ये अगला मीडिया, ये अगला मीडिया, ये अगला मीडिया। हाँ, हाइट सभी की ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगी क्योंकि यहां पर वेरिएशन जो है वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो लेकिन मीडियम तुम्हारे ऐसे ऐसे प्लेस्ड है। जब तुम्हें मीडियम मालूम पड़ जाएगा तो ही तुम्हें नॉर्मल मालूम पड़ेगा। तो नॉर्मल ऐसा होगा, तो ये जो एंगल दे रखा है हमें, उसने बोला नहीं ये आई है, उसने बोला थीटा है ये। ठीक है, वो तो हमने जज किया कि नॉर्मल ऐसा होगा, तो ये इंसिडेंट रे जो एंगल बना रही है उसको हम आई बोल सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में तुम देख सकते हो एंगल कितना हो जाएगा। ठीक है, वो भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो। तुम्हें एंगल कैलकुलेट करने के लिए रे चाहिए और नॉर्मल चाहिए होता है। ठीक है, इतना मैं हिंट दे रहा हूं तुम्हें। अब तुम्हें बीच वाले मीडियम से क्या लेना देना है? तुम्हें बीच वाले मीडियम से कुछ भी लेना देना नहीं है। तुम तो सीधा इस पहले वाले मीडियम में और आखिरी वाले मीडियम में काम करो जो मैंने तुम्हें हिंट दिया है। तो सारों में काम करने की जरूरत नहीं है। μ1 sin θ1 इज इक्वल टू जो भी μn sin θn है वहां पर लगाओ, वहां का θn निकालो। ठीक है, तो वहां का तुम्हें म्यू मालूम पड़ जाएगा। जैसे ही म्यू मालूम पड़ जाएगा तुम इसको म्यू को यहां पुट कर दोगे, तुम्हें वाई मालूम पड़ जाएगा, और वाई ही तो तुम्हें निकालना है, जो एच हाइट है ना, यही तो तुम्हें निकालना है बेसिकली। तो आंसर आ जाएगा निकल करके। ट्राई करो जरा, मैंने काफी हिंट दे दिया है। तुम्हें दो मीडियम में काम करना है, और उस मीडियम में तुम्हें एंगल चाहिए, और पहले वाले मीडियम में भी एंगल चाहिए। यहाँ का म्यू तुम्हें मिल जाएगा, अगर तुम वाई का वैल्यू पुट करोगे 0 तो तुम्हें यहाँ का म्यू मिल जाएगा, और वहां का म्यू तुम्हारा निकल जाएगा। जैसे म्यू निकल जाएगा तो वहां का वाई भी निकल जाएगा। मैंने काफी हिंट दे दिया, इसके बाद तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए। मैं तुम्हें 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, उसको ट्राई करो।
अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बस तुम्हें चीजों को देखो, हर एक जो वर्ड निकला होता है ना, हालांकि बच्चे के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, टीचर के लिए तो बोलना आसान है कि जो मैं हर एक वर्ड बोल रहा हूँ उसका मतलब है, मैं जो है वो कोई भी वर्ड जो है वो अननेसेसरी नहीं बोल रहा हूँ, तो तुम्हें हर एक वर्ड पे ध्यान देना है। बट मैं जानता हूँ कि बच्चे के को थोड़ी मालूम है कि कौन सी बात कितनी इंपॉर्टेंट है, तो लेकिन तुम्हें धीरे धीरे रिवाइज कर करके चीजों को सीखना होता है, हर एक बात का इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि वहीं से हमारा क्वेश्चन सही या गलत हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो तुम्हें डायरेक्टली नहीं मालूम पड़ेगा। जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूं क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे पहले तुम्हें यहां पर निकालना पड़ेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा। तो एंगल इंसिडेंस, अब देखो तुम्हें कहां लगता था कि ये वाली बात इतनी चैलेंजिंग हो सकती है क्या, है ना, कि सर क्या मैं एंगल आई नहीं बता पाऊंगा, अगर आप मुझे इंसिडेंट और नॉर्मल दे दोगे तो क्या मैं एंगल आई नहीं बता पाऊंगा, ये तो बड़ा आसान है उन दोनों के बीच का एंगल, है ना। अब देखो समझाने में तो ये वाली बात इतनी सी है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है। तो इसमें तुम्हें लगता है कि कभी भी तुम इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, तुम्हें लगेगा नहीं इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच का एंगल क्या होगा, आई होगा। लेकिन यहां पर वो चीज पिक करना कभी कभी किसी किसी बच्चे के लिए चैलेंजिंग हो सकता है, ठीक है। कैसे, देखो जरा, अब ये तो शुक्र है मैंने कि एंगल ये दे दिया थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, अगर मुझे थोड़ा तुम्हें कंफ्यूज करना होगा तो मैं तुम्हें एंगल ये नहीं दूंगा, ठीक है, तो मैं तुम्हें एंगल कौन सा दूंगा, जैसे अगर मुझे तुम्हें कंफ्यूज करना है तो लेट्स से मैं तुम्हें ये वाला एंगल दे दूंगा, अब तुम फंस जाओगे, ठीक है। अब तुम्हें यहां पर पहचानना है कि ये तो इंसिडेंट रे होगी, ठीक है, अगर मैं इस वाले पे बात करूं y इज इक्वल टू 0 की बात करूं तो ये हमारी इंसिडेंट रे होगी। इंसिडेंट रे में तो कंफ्यूजन नहीं है, नॉर्मल में कंफ्यूजन हो सकती है। नॉर्मल हमेशा क्या होता है, मीडियम के परपेंडिकुलर होता है। तो पहले तुम्हें जानने होंगे मीडियम कैसे स्टैग्ड है। तो मीडियम, अगर सपोज करो मैं इसी म्यू को ऐसे कर दूं 2 1 प्लस में x का स्क्वायर, तो फिर तुम्हारे मीडियम कैसे बदल रहे हैं, जैसे x बदलेगा तो फिर तुम्हारे मीडियम ऐसे स्टैग्ड होंगे, तो फिर ये तुम्हारा नॉर्मल बनेगा x एक्सिस। लेकिन अभी क्या है, y में बदल रहा है म्यू, तो अगर y में म्यू बदल रहा है तो तुम्हारे म्यू ऐसे स्टैग्ड है, ऐसे। जब y बदलेगा तो म्यू बदलेगा, x के बदलने से म्यू नहीं बदल रहा, ये पूरा मीडियम सेम, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या है, y कांस्टेंट है ना, x बदल रहा है इसमें। इस पूरी लाइन पे क्या है, y कांस्टेंट, इस पूरी लाइन पे क्या है, y कांस्टेंट, इस पूरी लाइन पे क्या है, y कांस्टेंट। हाँ, इनमें आपस में अलग अलग है, लेकिन पूरी लाइन पर जो यहां पर है वही यहां पर है, वही यहां पर है, वही यहां पर है, क्योंकि म्यू तुम्हारा y पे बदलेगा, x बदलने से नहीं बदलता। तो तुम्हारे म्यू जो है वो ऐसे स्टैग्ड है, अगर ऐसे स्टैग्ड है म्यू तो जो नॉर्मल बनेगा वो ऐसा बनेगा। तो ये हमारा नॉर्मल आया इस पे। तो ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, इनके बीच का एंगल थीटा जो है वो 60 दे रखा है। तो अगर 60 दे रखा है तो आई का वैल्यू हमारा 60 डिग्री निकल करके आ गया, ठीक है। इसको मैं इरेज कर दूं सारे को, तो मैंने बात समझाई यहां पर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये आई का वैल्यू हमारा हो गया यहां से 60, ठीक है। तो हम बोलेंगे आई का वैल्यू आ गया 60 डिग्री। अब जब ये रे ऐसे मुड़ गई है तो अब दोबारा यहां पे क्या बनाएंगे, नॉर्मल। तो नॉर्मल तो ऐसे बनेगा, जो कि हम जानते हैं नॉर्मल तो हमारे सारे सारे कैसे हैं, ऐसे ही प्लेस्ड है सारे सारे, ये हमारा नॉर्मल होगा। अब ये रे तुम्हारी हॉरिजॉन्टल हो चुकी है और ये तुम्हारा नॉर्मल ऐसे है, ठीक है। नॉर्मल तो ऐसे ही रहेंगे ना, क्योंकि मीडियम तुम्हारे ऐसे स्टैक्ड है। तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री, यही एंगल तुम्हारा आर एंगल है। तो देखो कितनी मुश्किल बात है। अभी अगर तुमने आर निकाला तो आसानी से आगे सारी चीज, आई निकल गया, आर निकल गया, अब तो कुछ खास क्वेश्चन में रहा नहीं। तो इतनी छोटी सी बात भी अगर तुमने बारीकी से नहीं समझी तो दिक्कत दे सकती है। कौन सी छोटी सी बात, कि एंगल आई क्या होता है, एंगल आर क्या होता है। एंगल आर तो मैंने तुम्हें बताया भी नहीं, एंगल आर क्या होता है भाई, मैं अंडरस्टूड है जो, हालांकि तुम खुद भी जानते हो कि एंगल आर क्या होगा, जो रिफ्रैक्टेड रे बनाएगी नॉर्मल के साथ। अब इसमें बताने वाली कौन सी बात है, ये तो तुम जानते ही हो, लेकिन ऐसी छोटी छोटी बातें भी अगर तुम्हें क्लियर नहीं है कि नॉर्मल क्या होता है, भाई नॉर्मल होता है मीडियम के परपेंडिकुलर, तो ये दिक्कत कर सकती है मेरे कहने, मतलब छोटी छोटी बात भी दिक्कत कर सकती है। लॉजिकली पूरी पूरी चीज क्लियर होनी चाहिए। अब हम यहां पर बोलेंगे कि इस वाले में और इस वाले में मैं स्नेल्स लगा रहा हूं, इस वाले में इस वाले, बीच वालों को स्किप कर दूंगा, क्योंकि मीडियम हमारे क्या पैरेलली स्टैक्ड है, तो मैं ये वाला काम कर सकता हूं। तो मैं यहां पे क्या काम करूंगा, यहां का म्यू जो कि y0 है, इस वाले पे म्यू क्या है, y0, तो यहाँ का अगर y0 तो म्यू कितना हो जाएगा, तो मैं लिखेंगे कि म्यू जो है वो एट y0 पे कितना हो जाएगा म्यू, तो 2/1 प्लस में 0 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2। तो मैं यहाँ पे इसको मैं म्यू1 का नाम दूंगा, म्यू1 हमारा 2 हो गया। म्यू2 जो है उसको मैंने y हाइट ही रख दिया, या फिर h हाइट रख सकते हैं। तो म्यू2 हमारा हो जाएगा 2/1 प्लस y का वैल्यू कितना हो जाएगा, h का स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर स्नेस लगा दिया, है ना। और यहाँ पर हम ये भी बात कह पा रहे हैं कि जो r है वो एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो बस अब तो कुछ भी नहीं रह गया। तो म्यू1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 साइन आर, इसको किया और आंसर पाया। तो म्यू1 का वैल्यू यहाँ पर हो गया हमारा 2 और साइन आई का वैल्यू हो गया साइन 60 डिग्री, और म्यू2 का वैल्यू हो गया हमारा 2/1 प्लस में h स्क्वायर, और साइन आर हमारा हो गया साइन 90 डिग्री। तो अब हम क्या बोलेंगे, 2 से ये 2 कट जाएगा बच्चों, तो
जो 1 प्लस में एच स्केयर है वो आ गया 1/60 यानी कि 2/√3। तो एच स्केयर हमारा यहाँ से कितना निकल करके आ जाएगा, एच का वैल्यू आ जाएगा 2/√3 माइनस में 1 की पावर हाफ यानी का अंडर रूट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर गंदा है लेकिन क्वेश्चन ही अच्छा था, ठीक है। तो होपफुली अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि उसका एप्लीकेशन क्या है। ये जो दोनों बातें हैं मैंने दोनों का तुम्हें एप्लीकेशन दिखा दिया है, इस वाली बात का भी एप्लीकेशन दिखा दिया है ना, इस वाली बात का कंक्लूजन नंबर 1 का कि मीडियम सेम है तो एंगल सेम रहेगा। हाँ, इसका तो हमने नहीं दिखाया है, इस वाली बात का सेकंड का हमने किया, ये तो खैर इसका क्या एप्लीकेशन दिखाएंगे कि अगर तुम्हें दो बहुत सारे मीडियम से लाइट होकर गुजर रही है और तुम्हें किसी मीडियम में एंगल मालूम है और किसी दूसरे मीडियम में एंगल मालूम है, तो अगर वो पैरेलली स्टैक्ड है तो सीधा मारो स्नेल्स लॉ, उन दोनों के बीच वाले मीडियम करो स्किप। लेकिन कंडीशन ध्यान रखना, मीडियम्स मस्ट बी पैरेलल। अगर पैरेलल नहीं हो तो सत्य हो भी सकता है, सत्य ना भी हो, ठीक है, तो उसमें नहीं जाएंगे। तो इसके ऊपर हमने ये एप्लीकेशन किए। हमें यहां का एंगल मालूम था, यहां का म्यू मालूम था, यहां का एंगल मालूम था, यहां का म्यू मालूम, तो सीधा इनडायरेक्टली इन दोनों में काम किया और हमने आंसर पा लिया। किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, नहीं तो हम आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल इसमें हम और आगे बढ़ेंगे, ठीक है।